वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। परिभाषा प्रकरण में 3 परिभाषा प्रकरण देख ली, ठीक है ना। इको गुण वृद्धि, अचश्च और आद्यंतो। हाँ, बस परिभाषा सूत्र में आप लोगों को देखना है वो परिभाषा सूत्र क्या करता है, ठीक है ना। मतलब कोई पद उपस्थापित करा रहा है, क्या नियम कर रहा है और उसका लिंग क्या है, कौन से कहाँ पर ये जाती है, कौन से विधि सूत्रों में मदद करने के लिए जाती है, ठीक है ना। तो वही देखना, जैसे इको गुण वृद्धि है तो इको इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, इको षष्ठ्यंत पद को उपस्थापित कर देता है, ठीक है ना, विधि सूत्रों में। तो कौन से विधि सूत्रों में करता कौन से नहीं करता, तो फिर लिंग बता दिया उन्होंने कि भाई गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र तत्र इको इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। लगा कि नहीं लगा? चलिए, अर्थ वर्त तो आप लोग समझ गए। और अचश्च कैसे बनाए ये भी ध्यान रखना, अर्थ ऐसे ही नहीं बना दिए, मतलब जो मन में आया सो लिख दिए, ठीक। अचश्च, अचश्च में भी यही हुआ कि अचः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। कुत्र उपतिष्ठते, तो ह्रस्व दीर्घ प्लोत शब्द यत्र अच विधीयते तत्र उपतिष्ठते, ठीक है ना। तो ये कर दिया। और उसके बाद आया था तीसरा आद्यंतो टकितो, ठीक। इसमें आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतो द्वंद्व समास किया। तश्च कच इति टकौ, टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास किया, ठीक है ना। वो टकितौ का ही वो टकौ था ना, तश्च कच इति टकौ। और उसके बाद ईतो ईत आया था तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदमस्ति प्रत्येकम अभिसंबध्यते, तो ट के साथ ईट आएगा तो टित, क के साथ ईट आएगा तो कित, तो टित कितौ टकितौ बराबर टित कितौ, ये कर दिया। यही हुआ। आद्यंतौ स्तः, आद्यंतावयवौ स्तः। अरे आदि और अंत होगा मतलब अवयव ही है ना, आद्य वयव होगा अंतावयव होगा, ठीक, ये हो जाएगा। और किसका आद्यवयव हो, टित आद्यवयव होगा कि दंतावयव होगा, क्रम से, ठीक है ना। यथा संख्य मनुदेश समानम करा देगा ना व्यवस्था कि समसंबंधी विधि यथा संख्य, मतलब क्रमात्, तो टित कितौ क्रमाद आद्यंतावयव स्तः, ये निकल गया। अब किसका आद्यंत आद्यवयव हो किसका अंतावयव हो, तो कह दिया था ना यम उद्देश्य विहितौ, हाँ, जिसको उद्देश्य करके विहितौ टित कितौ तौ टित कितौ तस्य क्रमाद आद्यंतावयवौ स्तः, यही क्या ना। तो यम उद्देश्य विहितौ, यही दीक्षित जी ने कहा यस्य उक्तौ, ठीक है ना, वही लिखा यस्य उक्तौ, मतलब यस्य उक्तौ टित कितौ, टित और कित जिसको किए गए कहे गए हैं, किए मतलब विहित किए, विहित विधान किए गए हैं, उसको क्रम से आद्यवयव अंतावयव होंगे। लगा कि नहीं लगा? लगा। यही कर दिया, ठीक। ये आकांक्षा लभ्य हुआ कौन, यस्युक्तौ, ये ठीक, ये कर दिया। और इसके बाद अब सूत्र आया नया आपका कौन, और दूसरी बात ये आद्यंतो टकितो का, आद्यंतो टकितो जो है वो कहाँ, इसका लिंग क्या है, कहाँ जाता है ये भाई, तो टिट किट जहाँ पर होंगे वहां पर जाएगा, ठीक है ना, टिट किट। और उसमें भी टिट किट तो प्रत्यय परश्च के अधिकार में भी कोई टिट किट आ रहा था ना, कौन सूत्र आ रहा था, टिट करने वाला किट करने वाला, गौरव, चरेष्ट गापोष्ट ये सब आते थे ना, तो वहां पर थोड़ी ना हम लोग आद्यवयव अंतावयव करते हैं, वहां तो पर में कर देते हैं। तो बताया था पूरी बात कि परस्थ जो है वो परत्वात लग जाएगा, ठीक है ना। आद्यंतो टकितो तो प्रथमाध्याय का है, परस्थ तीसरे अध्याय का है, तो परत्वात परस्थ ही लगेगा और ये हो जाएगा। और ये जो आपका है षष्ठी स्थान योगा प्राप्त है अन्यत्र जगह आर्ध धातु का सेड वाला इत्यादियों में, तो वहां पर भी बताया था पिछले पाठ में कि वहां पर ये क्या कर देगा, बाद उसका बाद कर देगा निरवकाशत्वात्, ठीक है ना। तो कहा कि भाई निरवकाशत्वात् तो उसका भी बात करना चाहिए, और जितने वो उसके क्षेत्र में आते होंगे सबका बात कर देना चाहिए ना। तो कहा नहीं, बाध्य विशेष चिंता पक्ष में क्या किया गया, पुरस्ताद अपवादाः विजिनबाधन्ते नोत्तरान्, तो ये जो आद्यंतो टकितो है वो षष्ठी स्थानीय योगा को ही बात करके लगेगा, बाधे करेगा, ठीक है ना।
प्रत्यय परस्थ को बात नहीं करेगा। तो प्रत्यय परस्थ के अधिकार में जो भी आते हैं उनके वहां तो क्या हो जाएगा, पर में हो जाएगा। लेकिन उसके अतिरिक्त तो जहाँ कहीं पर भी होगी, जहाँ षष्ठी स्थान योगा प्राप्त होगा, वहीं पर क्या ये लग जाएगा आपका कौन सूत्र, आद्यंतो टकितो लग जाएगा। ठीक है ना। तो भाई ध्यान रखिएगा, जहाँ स्थान षष्ठी हो और टिट किट हुआ हो तो वहाँ पर ये आद्यंतो टकितो लगेगा। ठीक है ना। हाँ चलिए, ये आपका लिंग कर दिया। उसके बाद कौन आया, मिदचोन त्याग पर। चलिए यहीं से चलना है ना। मिदचोन त्याग पर मकार इत यस्य इति मित। क्या बोलेंगे महाराज जी, मकार इत यस्य बराबर मित। ठीक है ना। यस्य सह मित, अरे मकार इत, मकार है इत जिसका, ये देखो क्या कहेंगे, मित कहेंगे। ठीक है ना। तो मिदिति प्रथमैक वचनांतम हो गया कि नहीं हो गया, मिदिति प्रथमैक वचनांतम। अचः इति षष्ठेक वचनांतम। ध्यान दीजिएगा, अच शब्द का षष्ठी में बना है। ठीक है, वो अचस्त वाला इधर मत लाइए, अब अनुकरण फनुकरण कोई बात नहीं। ठीक, चलिए सीधे है। अच शब्द से षष्ठी में गंस लाए, उसका षष्ठ्यंत रूप कर दिया अचः। तो अचः इति षष्ठेक वचनांतम। लगा कि नहीं लगा, अंत्यात् इति पंचम्येक वचनांतम, परः इति प्रथमैक वचनांतम। महाराज जी कैठो पद हो गए, 4 पद हो गए, 4 हो गए ना। प्रथमैक वचनांतम, अचः इति षष्ठैक वचनांतम, अंत्यात् इति प्रथम पंचमैक वचनांतम, परः इति प्रथमैक वचनांतम। हाँ, ये 4 पद हो गए। ठीक है ना। तो चलिए 4 पद हैं। चत्वारि पदानि सन्ति अस्मिन् परिभाषा सूत्रे। ये भी परिभाषा सूत्र ही है आपका। तो चलिए अर्थ क्या होगा ये देखना है ना। तो देखिए अचः में जो षष्ठी है ना, यहाँ पर देखिए लिखा क्या, वृत्ति में साफ साफ लिखा अचः इति षष्ठ्यंतम। क्या लिखा, क्या लिखा, लिखा ना अचः। ये जो सूत्र में आया है वो षष्ठ्यंत है। क्यों लिखा भाई, ये थोड़ी ना हम लोगों को इसके पहले तो कहीं पर नहीं बताया कि ये विभक्त्यंत है। यहाँ पर कौन सा हो गया, अचः इति षष्ठ्यंतम। तो आप लोग ये भ्रम से पंचमी न समझने लगे हैं। अचः पंचमी भी तो बनेगा। अच शब्द कैसे चलेगा भार्गव, बोलो तो जरा अच शब्द को। अचौ अचः, अचम अचौ अचः, अचा अज्ञाम अज्भिः, अजा अज्ञाम अज्भिः, अचे अज्ञाम अज्भ्यः, अचः अज्ञाम अज्भ्यः, अचः अचोः अचाम, अचि अचोः अच्यु। कहीं द बोला, कहीं ज बोला, कहीं कुछ बोला, कुछ नहीं पता है क्या बोलना है। कहाँ पदांत है तो जलाम जशुंते लगाएंगे, कहाँ नहीं लगेगा है। तो द जो मन में आए तो बोल दिए क्या। चलिए ध्यान दे के बोला करो, और इतना मतलब छुपा मत, गलती कैसे होगी कैसे पकड़ेंगे। यदि ऐसे अक्षरों को छुपाओगे तुम बोलने में, तो जहाँ च बोलना था वहाँ इतना अस्पष्ट उच्चारण किया ना तो कोई वर्ण ही समझ में नहीं आया। त कह रहा है, द कह रहा है, ज कह रहा है, क कह रहा है, ग कह रहा है, क्या कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अरे साफ साफ उच्चारण करो, गलत होगा तो पता चल जाएगा ना, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अजबिया ऐसे थोड़ी चलेगा। चलिए ऐसे मत किया करो, ठीक है ना। चलिए तो अचः 4 जगह बना महाराज जी। अचः कहाँ कहाँ बना देख बताइए। प्रथमा बहुवचन में, और द्वितीय बहुवचन में, पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में। हाँ, ये 4 जगह अचः बना अच शब्द का। अब यहाँ पर अचः करके इन्होंने कहा यहाँ षष्ठी एक वचनांत है, अचः इति षष्ठ्यंतम। ठीक है ना, षष्ठी एक वचन वाला। अब दूसरी बात ये ध्यान दीजिए कि ये क्यों कहा, हाँ ये कह रहे थे तो भ्रम न हो जाए महाराज जी आपको कि ये पंचमी है, क्योंकि अंत्यात आगे पंचमी वाला है ना, है अचः अंत्यात। तो कोई समझ ले कि अंत्यात भी पंचमी है तो इसके साथ अचः पड़ा है तो ये भी पंचमी होगा, अंत्यात अचः ऐसे करने लगे तो ये सब भ्रम न हो जाए, इसलिए साफ साफ कह दे रहे हैं कि अचः इति षष्ठ्यंतम। अचः ये क्या है, षष्ठी एक बहुवचन एक वचन का रूप है। ठीक है ना, अचः। चलिए समझ में आया, इसीलिए लिखा अचः इति षष्ठ्यंतम। अब आइए अर्थ क्या होगा इसका। तो इसमें पहले ये बात ध्यान दीजिए कि अचः में जो षष्ठी है वो हुई किस सूत्र से है। थोड़ा बहुत ये ध्यान होगा तभी अर्थ कर पाएंगे, वरना अर्थ नहीं कर पाएंगे।
अचह में जो षष्ठी है वो किससे हुई है? शेषे षष्ठी नहीं है गौरव, ध्यान देना। एक सूत्र है शेषे षष्ठी, है ना, कर देता है ना शेषे षष्ठी, अधिकतर यही होती है। तो लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर ये शेषे षष्ठी नहीं है। अपितु कौन सी है? तो सूत्र आप लोगों को वैसे पता ही, यतश्च निर्धारणम। क्या है? यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम। ये आवाज कहीं से आ रही है, किसके यहाँ से आ रही है? किसके यहाँ से आ रही है? बोलो, वरना सभी सही में अभी बोलो किसके यहाँ से आ रही है। आप लोगों को तो पता होगा ना कि आपके यहाँ से आ रही कि नहीं आ रही। मेरे यहाँ से तो नहीं आ रही है। हमारे यहाँ कोई नहीं। भार्गव जी मेरा तो म्यूट है, अभी म्यूट है मेरा तो। करण कह रहे क्या? नहीं, मेरे घर पे कोई है ही नहीं। ये आवाज आ रही है। अब 4 ही तो लोग हैं, आप इतने मतलब दुष्ट भी मत हो जाइए। चलिए, तो अचह इति ये षष्ठी, हाँ, कौन सूत्र से हुई, क्या बताया? यतश्च निर्धारणम सूत्र से हुई है, ठीक है ना। जैसे हम करते हैं ना, क्या करते हैं, मनुष्याणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठः, ऐसे कहते हैं ना, मनुष्याणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठः। हाँ, तो मनुष्यों में ब्राह्मण क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहते हैं। तो मनुष्याणाम में जो षष्ठी आई है वो कौन सी षष्ठी है? ये निर्धारण षष्ठी है, ठीक है ना, ऐसा कह देते। कौन सूत्र से हुई है? यतश्च निर्धारणम से हुई है, ठीक है ना। निर्धारण किसको कहते हैं? पृथक्करण को कहते हैं। निर्धारण मतलब क्या होता है? पृथक्करण। हाँ, समूह, कोई समूह है बहुत बड़ा, उसमें से किसी एक को अलग करना, यही क्या है? निर्धारण कहा जाता है। समूहाद एक देशस्य पृथक्करणम बराबर निर्धारणम हो जाएगा ना। समूह में से किसी एक को अलग कर, जैसे मनुष्य में तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब आ गए, ये सब आ गए। तो अब इसमें समूह, तो ये मनुष्यों का समूह, उसमें से ब्राह्मणों को अलग किया, तो यही क्या हुआ? निर्धारण हुआ, ठीक है ना। तो यतः निर्धारणम, जिससे निर्धारण किया जाए, तो मनुष्यों में से निर्धारण किया जा रहा है ना, मतलब पृथक्करण किया जा रहा है ना ब्राह्मणों का। मनुष्याणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठः, यहाँ पर देखिए ना, तो किससे, कौन समूह था जिससे पृथक्करण किया गया ब्राह्मणों को? मनुष्य से ना। तो उसी से क्या है, उसी जो होता उसी से यतः निर्धारणम, तो उसी से पंचमी आती है, तो वाला षष्ठी आती है, और सप्तमी भी होती है, दोनों। मनुष्याणाम मनुष्येषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः, ये कर देते, ठीक है ना। तो मनुष्याणाम मनुष्येषु, सप्तमी भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है, विकल्प से होती है, कोई वो आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। सप्तमी भी कहीं निर्धारण में होती है, जैसे नृणाम नृषु द्विजः श्रेष्ठः कर देते हैं ना, उसी तरह का मनुष्याणाम मनुष्येषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः, ये कर दिया। तो चलिए, समझ में आया। पंचमी षष्ठी, ये वाली षष्ठी यतश्च निर्धारणम से हुई है, लगा कि नहीं लगा? तो यहाँ पर भी जो अचह में षष्ठी है ना, वो क्या है? निर्धारण में षष्ठी है, ठीक है ना। यतश्च निर्धारणम सूत्र से हुई है, उसका अर्थ विशेष रूप से देखेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन सामान्य रूप से मैंने आपको निर्धारण बता दिया। तो यतः निर्धारणम ततः पंचमी, सामान्य रूप से लीजिए, मतलब जिससे निर्धारण किया जाता है उस तदवाचक पद से क्या पंचमी आती है। तो पंचमी आएगी। अब यहाँ पंचमी क्या? षष्ठी है, षष्ठी या तो सप्तमी, विकल्प से होता है, ठीक है ना। तो नृणाम ऋषु द्विजः श्रेष्ठः, मनुष्याणाम मनुष्येषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ। उसी तरह यहाँ पर अचह से निर्धारण में षष्ठी है। अब वो षष्ठी जो आती समूह से, समूह वाला होता है ना, तो अचह मतलब बहुवचन होना चाहिए ना। अचाम, जैसे मनुष्याणाम करते थे ना, अरे समूह में से किसी एक को निकालना, तो समूह को बचाने के लिए बहुवचन करेंगे ना। तो यहाँ पर अचह की जगह क्या होना चाहिए था? बहुषष्ठी का बहुवचन अचाम करना चाहिए था ना, कि भाई अचो में जो अंतिम अच ये सब करते ना, लेकिन अचाम में बहुवचन करना चाहिए, लेकिन एक वचन कर दिया है, तो कोई बात नहीं। चलिए, अब सूत्रत्वाद मान लिया जाएगा, है ना।
देखते हैं उसमें टीकाकार क्या लिखे, अचह में जो एकत्व है ना वो अविवक्षित है, वस्तुतः वहाँ क्या बहुवचन ही विवक्षित है, तो अचाम यही तात्पर्य है, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा, अचह एक वचन न करके बहुवचन में ही तात्पर्य, ठीक है ना, अचाम यही तात्पर्य। इसीलिए देखिए आगे वृत्ति लिख रहे हैं ना, तो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो, अचाम लिख रहे हैं ना, तो वही अचाम लिखा तो बहुवचन कैसे आ गया, तो वही है, ठीक है ना, निर्धारण में षष्ठी की है और एकत्व अविवक्षित है, हाँ एक वचन जो किया गया ना, तो एकत्व वहाँ पर अविवक्षित है, बहुवचन ही रहेगा ना, मनुष्याणाम, अरे मनुष्यस्य ब्राह्मणः श्रेष्ठ कहते हैं क्या, मनुष्याणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठ, हाँ तो यही है, ठीक। तो चलिए निर्धारण में षष्ठी, तो इसी तरह यहाँ अचाम, अब अचाम तो आप समझ में आ गया। अब प्रश्न होगा कि इसमें निर्धारण किसका करना, मतलब पृथककरण किसका करना है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। और जैसे मनुष्याणाम, उसमें से पृथककरण किसका किया गया, निर्धारण किसका गया, ब्राह्मण का गया ना, वही निर्धार्यमान है, उसी को निर्धार्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्धार्यमान कहते हैं, ठीक है ना। तो निर्धार्यमान कौन है, आपका ब्राह्मण हुआ ना वहां पर, ऐसे यहाँ पर कौन है, प्रश्न होगा ना भाई अचाम, क्या भाई अचाम में से किसका निर्धारण करना चाह रहे हो, ठीक, तो किसका, अंत्य अच का, अंत्य का कर रहे हैं, अचाम अंत्य, और अच आदि में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, बहुत सारे, अरे मनुष्य जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बहुत सारा हुआ ना, तो उसमें से ब्राह्मण को पृथक किया, वैसे ही अच आदि में भी हो सकता है, आदि अच भी होता है, अंत्य अच भी होता है, मध्य अच भी होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर अंत्य अच को अलग करेंगे, अचाम अंत्य, अच लगा के नहीं लगा, मतलब अंतिम अच लगा ना, तो अचाम मध्य योन्त्य, वही लिखा है, क्या लिखा, अचाम मध्य योन्त्य। अब ये सब मध्य नहीं लिखते तब भी चलता, लेकिन वो साफ कर रहे हैं कि निर्धारण है षष्ठी, मनुष्याणाम मध्य ब्राह्मण श्रेष्ठ, मध्य कहने की जरूरत है, मनुष्याणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ पता चल ही जाएगा, तो स्पष्ट करने के लिए लिख दिया, तो अचाम अंत्य, अच एक ही दिए तो तब भी चलता, लेकिन मध्य करके स्पष्ट कर दे रहा है कि आप लोग भ्रम मत पालिएगा कि शेष षष्ठी है, निर्धारण में षष्ठी है, ठीक है ना। तो अचाम मध्य यह अंत्य, अचो के मध्य में जो अंत्य, मतलब अंत्य भवः, अंतिम कौन होगा, अचो के मध्य में अंतिम कौन होगा, अरे अच के समुदाय अच ही होगा ना, हल थोड़ी ना हो जाएगा, अचो के बीच में अंतिम कौन होगा, अच ही होगा ना, हल थोड़ी ना होगा। अरे हम ये कहें मनुष्याणाम कुक्कुरः श्रेष्ठः, कह सकते क्या, नहीं कह सकते, अरे उसमें आता ही नहीं, समूह में कुक्कुर आता ही नहीं, तो कहाँ से उसका पृथककरण कर देंगे, हैं, तो वहाँ यहाँ पर भी ऐसे ही होगा ना, अचाम अंत्य, तो अंत्य कौन आएगा, अच ही आएगा ना, अरे पृथक, लेकिन अंत्य आएगा, ठीक है ना। तो अचाम मध्य योन्त्य अच, ठीक है ना, अच नहीं लिखा, आप लोग समझ के रखिएगा, निकला कि नहीं निकला, ये आपका अलग हुआ, अचाम मध्य योन्त्य, कहने का तात्पर्य अचाम अंत्य मनुष्याणाम ब्राह्मण, ठीक है ना, तो अचाम अंत्य अच ये तात्पर्य, तो वही स्पष्ट करके अलग अलग करके तोड़ के लिख दिया है, अचाम मध्य योन्त्य, अचो के मध्य में जो अंतिम, लगा के नहीं लगा, हाँ। अब ये अंत्य तो प्रथम सूत्र में तो पंचमी अंत है ना, तो तस्मात् अब अलग करेंगे, तस्मात् परः मित् स्यात्, सूत्र से निकाली, देखिए सूत्र क्या लिखा, मिदचोन त्याज परः, चार ही पद है ना, तो अचह में अचाम कर दीजिए, तो अचाम अंत्य, तस्मात्, अंत्य से पंचमी थी ना, ये तो हम अलग करने के लिए अलग तोड़ दिए पूरे वाक्य को, ठीक है ना, अंत्यात में पंचमी है, तो अचाम अंत्य अच ये हो गया, अब पंचमी थी तो जोड़ेंगे ना, तस्मात् परः मित् स्यात्, बस इतना ही अर्थ है, लगा के नहीं, अचाम मध्य योन्त्य अच तस्मात् परः मित् स्यात्, बस इतना ही, ज्यादा कुछ मत जोड़िए, अभी जो बाकी जोड़ा है वो बाद में जुड़वाऊंगा, लेकिन इतना लगा कि नहीं, सूत्र से क्या लाभ हुआ गौरव, अर्थ का, अचाम अंत्य, अच्छा तो स्पष्ट करके बोलो, अचाम मध्य योन्त्य
तस्मात् परः मित् स्यात्। मित स्यात्, ठीक है ना। अरे अचो के मध्य में जो अंतिम अच उससे पर में मित होता है। मित मतलब मकार ईट है जिसका ऐसे को मित कहेंगे। तो मित जैसे नुम हो गया तो नुम आपका मित है ना, वहाँ म की संज्ञा होती लोप हो जाता न बचता है। तो न जो है उसको क्या कहेंगे, मित कहेंगे। तो वो कहाँ पर होगा, तो उसके लिए निर्धारण कर दिया अचाम मध्य योन्त्यः तस्मात् परः मित स्यात्। अचो के मध्य में जो अंतिम अच उससे पर में होता है। अर्थ कर दिया ना, सूत्र से यही लाभ हुआ ना, लगा कि नहीं। आप लोगों ध्यान दीजिए, केवल इतना ध्यान दीजिए, सूत्र में अचह लिखा है। अचह वो निर्धारण में षष्ठी है, एकत्वाविवक्षित, इसलिए अचाम कर दीजिए, बहुवचन में ही तात्पर्य रखिए। तो अचाम कर दिया है ना। अचाम अंत्यः, अचो के मध्य में जो अंतिम कौन होता है, अच ही होता है ना। तो अचो के मध्य में जो अंतिम अच तस्मात् परः, अरे अंत्यात् परः कहा था ना। तो तस्मात् पर मतलब अंत्या, वो जो अंतिम अच है तस्मात् परः, उसी के पर में मित होता है। यही लाभ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, गौरव समझे कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो जी आ रहा है। हाँ, क्या हुआ अर्थ बोलो। अविदजो अंत्यात् परः का अर्थ बोलो अभी जितना निकाले है सूत्र से। जी, अचह से षष्ठी करके अचाम मध्य यो अंत्यः तस्मात् परः मित स्यात्। हाँ, तो यही कौन है, षष्ठी वष्ठी क्या बोल रहे हो। अचाम मध्य योन्त्यः तस्मात् परः मित स्यात्। अचो के मध्य में जो अंतिम उससे पर में, अंतों के मध्य में जो अंतिम कौन होगा, अच ही होगा ना। और अचो के मध्य में जो अंतिम अच उसकी क्या होती है, उसको मित, उससे पर में मित होता है ना। मित होता है। मित मतलब महाराज जी म इत मित नहीं करते, म ईद यस्य इति मित, ये कहिए म ईद यस्य। अरे म इति मित कर देंगे तो इत का प्रधान हो गया, अन्य पदार्थ थोड़ी ना आएगा। हमको तो मकार ईट है जिसका ये करना है ना। आप तो मकार इत बस इतना बोल के खड़े हो गए, कहाँ से मित होगा। चलिए मकार इति म इति यस्य इति मित, ये करना है, लगा कि नहीं। तो चलिए यही कर दिया। अच्छा है क्या, हाँ क्या अर्थ हुआ मिदचो अंत्यात् परः का सूत्र से अभी जितना निकाले हो। अचाम मध्य यो अंत्य तस्मात् परः मित स्यात्, बस इतना ही अर्थ है, ठीक है ना। भार्गव समझे कि नहीं। अचाम मध्य योन्त्यः, अचो के मध्य में जो अंतिम अच तस्मात् परः मित स्यात्, उससे पर में मित होता है। मित जो हो उससे पर में होता है, बस इतना निकला। अब देखिए, अब ये मतलब किसका अवयव होगा वहाँ, जैसे आद्य अवयव होगा, अंतावयव होता, सब कहा था ना। ये सब प्रश्न यहाँ पर देखिए, मित होता है, ठीक, इतना तो कह दिया। उससे पर में होता है, किसका अवयव होता है, ये सब बातें तो नहीं हुई ना। तस्यैव अंतावयव ये सब नहीं आया अभी। अभी सूत्र से केवल कितना अर्थ आया गौरव? अचाम मध्य योन्त्यः तस्मात् परः मित स्यात्, बस इतना ही सूत्र से निकल रहा है। अब देखो ऊपर से आद्यन, इसका ऊपर वाला सूत्र कौन है अष्टाध्याय में, मिदचो अंत्यात् परः 1:1:47 का है ना। इसके ऊपर वाला कौन है, यही है ना, 1:1:46 क्या कहते हैं महाराज जी, 46 की 46? 46। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो यही है आद्यंतो टकितो। तो वहां पर देखिए अंत को ले आए, अंत की अनुवृत्ति ले आएंगे वहां से, केवल अंत की, आद्यंतों की नहीं लाएंगे, केवल अंत की लाएंगे। क्या लाएंगे, अंत की अनुवृत्ति लाएंगे। तो अंतः स्यात् ये अर्थ हो जाएगा ना अलग से। अंतः स्यात् मतलब अंतावयवः स्यात्, अरे अंत हो मतलब अंतावयव हो, यही कहना है ना, अंतिम अवयव होगा। तो अंत की अनुवृत्ति ले आए, तो क्या अर्थ हो गया, अंतावयवः मित स्यात्। वो जो मित होगा, जो अतों के मध्य में जो अंतिम अच है उससे पर में होने वाला जो मित है वो क्या होगा, अंतावयव होगा, अंतिम अवयव होगा, अंतावयव होगा, यही आ गया। अब किसका अंतिम अवयव होगा ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा, किसका अंतिम, तो वही लिख दिया तस्यैव अंतावयवः मित स्यात्, लगा कि नहीं।
उसी का अंतावयव मित होगा। तो तस्य से गौरव देखो, उसके पूर्व में किसको लिया जाएगा तस्य करके? तस्य करके अचम मध्य योन्त्य। अंत्य को पूरे को लेंगे कि अंत्य को लेंगे कि अच को लेंगे कि मध्य को लेंगे, क्या लेंगे? अंत्य को लेंगे। अंत्य को लेंगे, ठीक है ना, अंत्य। तो वो जो अंतिम है, तस्य मतलब अंत्यस्य अंत्यस्य अवयव स्यात्, यही अर्थ हो गया ना। तस्य मतलब अंत्यस्य अंत्यस्य अवयव अंतावयव, अंत्यस्य अंतावयव अंतिम अवयव होगा, ठीक है ना। चलिए अभी घटाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन तस्य से किसको लिया आपने? अंत्य को ही लिया ना, अरे तत्पद से। तो तस्य मतलब अंत्यस्य अंतावयवः स्यात्। कौन? मित। लगा कि नहीं? तो मित दो तरह से, अचाम मध्ये योन्त्यः तस्मात् परः मित स्यात्, ये अलग कर दीजिए। और तस्यैव अंतावयवः स्यात्, उसी का अंतावयव होगा। वो जो अंतिम अच है ना, अंतिम है ना, उसी का अंतावयव होगा। लगा कि नहीं लगा? चलिए यही है, लगा। ये बस इतना अर्थ आया ना, तो निकल गया पूरा अनुवृत्ति सब ला के अर्थ। हाँ, तो चलिए ध्यान रखना है आपको, केवल इतना है कि मिदचोन्त्यात् परः में जो अच है वो षष्ठ्यंत है, और वो कैसी? निर्धारणे षष्ठी है। कैसी षष्ठी है? निर्धारणे षष्ठी। निर्धारणे षष्ठी है मतलब यतश्च निर्धारणम से षष्ठी हुई है। तो वहां पर अब निर्धारण किया जाएगा ना, किसी का पृथक्करण किया जाएगा ना। अचाम अचाम अच में से किसी का निर्धारण तो किसका किया गया? अंतिम अच का किया गया। तो अचाम यह अंतिम अच, और अंत्यात में पंचमी थी तो आगे तस्मात् करके अलग से जोड़ दीजिए। अंत्यः, अचाम अंत्यः, इतना तो हुआ ही था। तस्मात् परः मित स्यात्। तो अचो में अंत्य जो है वो अच ही होगा, इसलिए स्पष्ट करके मैं बोल दे रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिए कि दो दो अच कहाँ से ले आए। वो अचो के मध्य में अंतिम कौन होगा? अच ही होगा ना, और अच के समुदाय में अंतिम अच ही लिया जाएगा ना। जैसे मनुष्यों में से पृथक्करण करेंगे तो मनुष्यों में से ही किसी करेंगे ना, बेल का थोड़ी पृथक्करण करेंगे। ठीक, चलिए तो यही है, अचाम अंत्यः अच ही होगा। तस्मात् परः मित स्यात्, उस हिस्से पर में मित होता है। और किसका अवयव? तस्यैव अंतावयव स्यात्, वो अंतिम जो है ना आपका, कौन? जिसके पर में किया है वही उस अंतिम उसी का अंतावयव होगा। चलिए एक बार देख लीजिए उदाहरण, तो साफ साफ समझ में आ जाए। जैसे देखिए वन शब्द है, कौन शब्द है? अरे वनम वने वनानी बनाते हैं ना वन शब्द से। तो वन शब्द से आपने प्रथमा बहुवचन में कौन प्रत्यय आता है महाराज जी? जस आता है, ठीक है ना, बहुवचन कह रहे तो जस आता है, वो एक वचन हो गया। तो बहुवचन में जस आया, वन अग्रे जस। ठीक, अब नपुंसकलिंग में है वन शब्द, तो जस सोहोसी लग जाता है कि नहीं लग जाता है? जस सोहोसी, वो जस और शश के स्थान में क्या कर देता है? शी आदेश कर दे। शी रस्व है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। शी रस्व है, उसमें शकार की संज्ञा लोप हो गया तो ई रस्व बच गया। तो क्या स्थिति बन गई? वन नहीं होता है, वन थोड़ी न होता है। अभी आंग्ल का प्रभाव घुस गया है। वन्न कौन सा बनता है? वन्न है, ये वन्न कौन सा होता है? कहाँ, कौन शास्त्र समझाता है आपको वन्न बोलने का? हाँ, ये सब मतलब राजस्थान में जा जाके मतलब बिगड़ गए सब। वन होता है ना, वन अग्रे ई होता है। क्या बना? ये स्थिति बन गए। अब ये स्थिति बन गए, अब आपका सूत्र आता है एक, नपुंसकस्य जलचः। ये सूत्र आता है ना, क्या सूत्र है? नपुंसकस्य जलचः। ये सूत्र का अर्थ बोलो, नपुंसकस्य जलचः का निकालिए सब लोग। सही सिद्ध घट जलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुमागमः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। देखिए ये करता है, ठीक है ना। अरे जलंतस्य अजंत, जलंत हो चाहे अजंत हो, ठीक है ना, जो प्रातिप हो आपका है शब्द। तो यहाँ पर जो वन ये शब्द है ना, ये जलंत है कि अजंत है? अजंत है। अजंत है, तो चलिए अजंत मिल गया। तो अजंतस्य क्लीबस्य नुमागमः स्यात्। अजंत जो क्लीब नपुंसकलिंग है शब्द जो है, उसको क्या होता है? नुम होता है।
तो नुम होता है, तो नुम होता है तो अब क्या हो, वो अजंत के स्थान में हो जाए, है उसके आगे हो पीछे हो क्या हो कहाँ पर हो, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो स्थान में करने न लगे कोई, या तो आगे पीछे कहीं अन्यत्र न करने लगे, इसलिए आपका सूत्र आ गया। कौन और कब लगता है? सर्वनाम स्थान परे हो तो पर में क्या है आपका? जस का शी है ना, जस के स्थान में शी पर में, तो शी सर्वनाम स्थानम से शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। शी सर्वनाम स्थानम, तो वही शी की सर्वनाम, तो सर्वनाम स्थान पर में मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नुम होगा। अजंत जो आपका है अंग, उसको क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो अजंत अंग को नुम हो। अब कहाँ पर हो ये तो नहीं समझ में आ रहा है। उसके अजंत जो आपका वन है ना, तो वन के स्थान में नुम हो जाए, वन के आदि में हो क्या हो किस तरह से वो नहीं पता है ना, तो अपरिभाषा सूत्र आया आपका। इसने आके कहा मिदचोन त्याग पर, क्या कर दिया? मिदचोन त्याग पर। ये नुम जो है वो आपका मीत है कि नहीं है? हाँ, अरे नुम में मकार की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, उकार निकल गया, न बचता है केवल। अब ये न कहाँ पर हो मित है, तो कहा गया कि अचो के मध्य में जो अंतिम अच, देखिए वन में कहाँ कितने कौन कौन अच है? 2 अच है, 2 अच है, तो वो ही अचो का समुदाय हो गया। उसमें जो अंतिम अच कौन है महाराज जी वन में? नकारोत्तरवर्ती अकार। हाँ, नकारोत्तरवर्ती अकार, ठीक है ना? तस्मात् परः मित स्यात्, उसी के पर में मित हो जाएगा। तो वन का नकारोत्तरवर्ती अकार है ना, उसी के पर में करिएगा, पर वो मित स्यात्, उसके पर में मित होता है। तो पर में मित करेंगे तो क्या हो गया आपका? स्थिति क्या बनी महाराज जी, आप बोलिए। नुम का न बचता है, केवल ऊ चला गया, म चला गया, तो वनन ई बन गया ना, वनन ई, उसको मिला दीजिए, वनन ई बन गया। चलिए रुकिए, वनन ई हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? वनन ई हो गया। अब ये किसका अवयव माना जाएगा, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? ये तो केवल क्या, इतने अर्थ से तो क्या आया कि अचो के मध्य में जो अंतिम अच उसके पर में होता है, इतना ही अर्थ आया ना। तो हमने अचो के मध्य में जो अंतिम अच था, नुम के वनों का नकारोत्तरवर्ती अकार, वो अंतिम अच था, उसके पर में कर दिया, उसके पर में कर दिया, तो वन न ई, ये स्थिति बन गई। अब ये जो न है वो किसका अवयव होगा, ये कोई तो बात नहीं हुई ना। अरे वन का अवयव होगा, ई का अवयव होगा, न का अवयव होगा, अ का अवयव होगा, ये कुछ बात नहीं हुई ना। तो अभी तो केवल इतना हुआ कि अचा मध्य अंत्य अच तस्मात् परः मित स्यात्, उसी के पर में मित होता, तो हमने कर दिया। चलिए वहाँ कर दिया। अब किसका अवयव होगा, तो आपको बताया था ना, मिदचोन त्याग पर में हम क्या लाते हैं? आद्यंतो टकितो से किसकी अनुवृत्ति लाते हैं? अंत की अनुवृत्ति लाते हैं। अंत की अनुवृत्ति लाएंगे तो अंत अवयव स्यात् आ गया, ये जो मिथ है वो अंत अवयव होगा। अब किसका अंतिम अवयव होगा प्रश्न होगा ना, तो तस्य, ठीक है ना? तस्य कहा था ना, तस्यैव अंत अवयव स्यात्, तो तस्य करके किसको लिया था गौरव? अच को, अंतिम अच को, अंतिम को बोलो ना, अंत्य अच को, अंत्य अच को बोलो, अंत्य को लिया था, ठीक है ना? क्योंकि उसके पूर्व में अंत्य शब्द ही आया था। तो अंत्य तो अंत्य कौन है यहाँ पर वन में? वन के नकार। अरे अंत्य अच कौन था? वन का न का अ था ना, नकारोत्तरवर्ती अकार, उसी का अंतावयव होगा, ठीक है ना? उसी का अंतावयव होगा। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, न का अ का ही अंतावयव हो गया। लगा? अब देखिए, तो स्थिति बस ध्यान रखना है, वो अ का अंतावयव हुआ है, ठीक है ना? वन नकारोत्तरवर्ती जो अकार था उसी का अंतावयव हुआ है, तो वनन ई हो गया। अब देखिए एक सूत्र आता है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, है ना? कौन सूत्र है? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। बाद में अर्थ देख लीजिएगा, नांद की उपधा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान परे रहते हैं, बाकी बहुत कुछ कहता है, अभी जरूरी पदार्थ में बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए नांद सर्वनाम स्थान पर में है कि नहीं है? है। तो नांत की उपधा को दीर्घ होता है, तो नांत यहाँ कौन हुआ? वनन।
वनन नांत हुआ ना। अब देखिए नांत मतलब नकार है अंतिम में जिसके, तो न अंतिम मतलब अंत अवयव है जिसका, तो अंत अवयव किसका किया था आपने करण? नकार उत्तरवर्ती अकार का अंत अवयव केवल किया था। अकार का किया था ना। अरे वन का समुदाय का, वन ये जो समुदाय है उसका अंत अवयव थोड़ी ना आपने कहा था। आपने तो कहा था अंतिम लेना है तस्य करके, अंतिमस्य क्या हो अंत अवयव हो, तो अंत्य जो था आपका अ था उसका अवयव हुआ। तो ये नांत अंग थोड़ी न हुआ आपका, जो ये पूरा वर्णन ये हुआ है नांत अंग थोड़ी न है। नहीं है। अरे नांत अंग तो वो तो केवल अन हुआ ना, वो अंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो अंग नहीं है। अंग तो आपका वन होगा ना, वनन पूरा होगा, लेकिन वो नांत नहीं है। नांत तो आपका कौन है? अ न ही है। अरे अ का ही तो न, अ का ही तो अवयव कहा था गौरव, अंत्य अच का अवयव होता, यही कहा था ना। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि ऐसा प्रश्न आया है ना, तो देखिए उंगली हाथ है आपका, लौकिक दृष्टांत से समझिए, आपके हाथ का अवयव उंगली है कि नहीं है? है। तो आपका शरीर का अवयव नहीं हुआ क्या? हुआ। 1 मिनट चालू रखिए, પછી આવજો બોલો। हाँ क्या? हाथ का अवयव उंगली है कि नहीं है? तो आपके शरीर का अवयव नहीं हुआ क्या उंगली? हुआ ना, सही। अरे अवयव का अवयव समुदाय, वो अवयवी का भी तो अवयव होता है। अरे शरीर का अवयव हाथ है, उसका अवयव आपका ये हो गया कौन? उंगली हो गई। तो शरीर का अवयव भी तो हो गया। तो याद रखिएगा अवयवा अवयव समुदायावयवो भवति, लिख लीजिए, लिखना हो तो ध्यान रखिएगा, ये बातें आती है सब कुछ पदार्थ ध्यान में रखना। अवयवावयव समुदायावयवो भवति। अरे अवयव का जो अवयव होता है ना, वो समुदाय का भी तो अवयव होता है। और हाथ अवयव हो गया, उसका जो अवयव है उंगली, ये आपके समुदाय जो शरीर है उसका भी तो अवयव हो गया। वही बात है, ठीक है ना। अवयवावयव समुदायावयवो भवति। हाँ, तो अवयव का अवयव समुदाय का अवयव होता है। अरे सिद्ध लौकिक सिद्ध बात है, उसमें कौन सी जबरदस्ती है। उसी प्रकार यहाँ पर ये आपने किसका अवयव का बनाया था? तस्यैव अंत अवयव करके तस्य से किसको लिया था करण? अंत्य को लिया था। अंत्य अच को ही लिया था ना। तो अंत्य अच तो अ था, नकारोत्तरवर्ती अकार, उसी का अवयव होगा। ये जो मिट होने वाला वो उसी का अवयव होगा, तो उसी का अवयव हुआ। तो देखिए ये वन का भी तो अवयव हो गया। अरे वन का अवयव अ था, वो अ का अवयव अंत अवयव आपने मिट को बना दिया। तो अवयवावयव समुदायावयवो भवति न वा भवति? भवति एव नु। तो जब भवति तो फिर ये वन का भी तो अवयव हो ही गया, तो ये नांत वनन माना जाएगा, नांत अंग माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये नांत अंग माना जाएगा। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तस्य करके वरना प्रश्न पूछ सकता है ना कोई, तस्य करके आपने अंत्य को लिया, अंत्य अच को लिया, तो अंत्य अच का ही वो क्या होता है? अंत्यावयव होता है, तो उसी का अवयव होता है। तो उसी का जब अवयव हो रहा है तो वो अकार का ही अवयव हुआ ना, वन समुदाय का थोड़ी ना अवयव हुआ, नहीं हुआ। तो अवयवावयव समुदायावयवो भवति, ऐसा करके निकाले तो कोई आपत्ति नहीं है। उस तस्य करके अंत्य ले तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो कर दिया हम लोगों ने। तो उसी का तो देखिए वनन अब नान तो हो गया कि नहीं हो गया? अरे वो न था, वो अ का अवयव था, लेकिन अब अवयवावयव समुदायावयवो भवति करके वन जो समुदाय था उसका भी तो अवयव हो गया। तो वनन नान तो अंग हो गया कि नहीं हो गया? वनन हो गया। तो उसका उपधा में कौन है महाराज जी? उद्धव में कौन है? उसके उद्धव में न अकार उत्तरवर्ती अकार, अकार है ना। अरे उपधा में वही है ना, अकार है, तो उसी को क्या हो जाता? दीर्घ हो जाता, तो क्या बन जाएगा? वनान। वनान। और आगे ई था तो वनानी बन जाता है। लगा कि नहीं लगा? चलिए, तो ये सब करेंगे तब जाके नपुंसकस्य से जलच सही से समझेंगे, वरना ऐसे ही रटते रह जाएंगे, ठीक है ना। अरे परिभाषा के सूत्रों के बिना कभी विधि सूत्र सही से अर्थबोध नहीं कर पाएंगे।
उसने केवल इतना ही कहा अजंतस्य जलंतस्य अंगस्य क्या हो नुम हो सर्वनाम स्थान पर लेते। अब कहाँ हो, स्थान में हो, पर में हो, आदि में हो, ये कुछ तो नहीं आया। ठीक है ना। आप तो इसलिए इसने बता दिया कि अचा मित जो होता है वो कहाँ होता है, तो अचो के मध्य में जो अंतिम हच है उससे पर में होता है। और किसका अवयव होता है, तो किसका अवयव बताया, अंत्यस्यैव अवयव। तो सूत्र का अर्थ कैसे निकला, इमिदचोन त्याग पर से निकल, लगा कि नहीं लगा गौरव भार्गव, समझ में आया ना। हाँ चलिए तो ध्यान रखना, ठीक है ना, यही सब बातें, यही आपका परिभाषा सूत्र हो गया मिदचोन त्याग पर। और ध्यान रखना अचह में निर्धारण षष्ठी है, तो अचाम मध्य योन्त्य तस्मात् परः मित् स्यात्। ठीक है ना, इतना तो सूत्र से अर्थ लब्ध हो रहा है। और आद्यंतों से अंत की अनुवृत्ति ले आएंगे, केवल अंत की, तो अंतावयवः स्यात् कौन, मित ही होगा ना। अरे अंतावयवः मित स्यात् यही होगा ना। और किसका अंतावयव होगा ये प्रश्न आएगा, तो कहा कि तस्यैव अंतावयवः, तस्य मतलब अंत्य का ही अवयव अंतावयव होगा। ठीक है ना। तो चलिए ये कर दिया, तो कुल मिला के वही दोनों का अर्थ साथ में लिख दिया। अचाम मध्य योन्त्यः योन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अंतावयवो मित् स्यात्। ठीक है ना। अरे मित को तस्मात् परः मित् स्यात् और तस्यैव अंतावयवो मित् स्यात्, दोनों को अलग अलग करिएगा। ठीक है ना, समझने के लिए वृत्ति जब बोले तो साथ में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लग गया सूत्रार्थ। हाँ बस यही है। चलो बाल मनोरमा देखनी है। हाँ देखो फिर चलो। हाँ मकार यस्य समित, हाँ मकार है इत जिसका, इसको क्या कहेंगे, मित कहेंगे, लगा कि नहीं। ठीक। तो उसको विग्रह जब बोलना हो ना तो मकार ईद यस्य मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे, म ईद यस्य इति मित, म ईद यस्य इति मित। ठीक है ना। अरे म सु इत सु करेंगे ना, मित बनाना है, मकारेत बनने लगेगा ना, मकार सु इत सु करेंगे तो म ईद यस्य, वो म क्या है, तो मकार वर्ण ही है, इसलिए कार वर्ण है, वर्णात कार होता है ना, तो वर्ण से पर में कार लग जाता है, तो वैसे लिख दिया। वरना आप लोगों को समझना है म है इत जिसका, यही तात्पर्य। ठीक है ना। चलिए मकार यस्य समित, हाँ अंत्यात् अचः परो भवति इत्यर्थे। हाँ देखो एक बात ध्यान दीजिए अब थोड़ा, ये वो अचः इति निर्धारण वो षष्ठी अंत में कहा ना, उसकी भूमिका बनाने जा रहे। अब देखिए मान लीजिए आपको अंत्यात में पंचमी है, तो उसी के साथ में अचः पड़ा है, तो आप समझ ले कि भाई ये भी अचः पंचमी है। तब यदि ऐसा दोनों पंचम्यंत समझा जाए तो क्या अर्थ हो जाएगा कि अंत्यात अचः परः मित् स्यात्, अंतिम अच से पर में मित होता है। बस इतना ही अर्थ आया ना। अब वो सब निर्धारण फिरधारण कुछ नहीं आएगा। अरे वो तो षष्ठी के तब आए ना, अच्छा मध्य सब तो तब आया, लेकिन यहाँ पर अभी जो आएगा यदि पंचम्यंत मान लिया जाए अंत्यात के साहचर्य से, तो क्या हो जाएगा, अंत्यात अचः परः मित् स्यात्, यही अर्थ हो जाएगा। मतलब अंतिम अच से पर में मित होता है, मित जो होता है वो अंतिम अच से पर में होता है, यही अर्थ हो गया ना। तो देखिए वही लिखा है, वही लिखा मकार इद्यस्य समित, और मित जो है वो अंत्याद अचः परो भवति इत्यर्थे। यदि ऐसा अर्थ करते हैं, मतलब अचः को भी पंचमी मानते हैं और अचः और अंत्यात में अभेद मानते, दोनों पंचमी अंत है, तो समान विभक्ति अंतों में अभेद हो जाता है ना। तो वही मान ले कि अंतिम अच से पर में मित होता है, ऐसा अर्थ मान ले, तो क्या समस्या आएगी देखो। अंत्याद अचः परो भवति इत्यर्थे, मित अंत्य, अरे यहाँ से पढ़ो, मित अंत्याद अचः परो भवति इत्यर्थे, मतलब मित जो है वो अंतिम अच से पर में होता है। यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो आगे पढ़ो, शेमुचादी नाम इत्यादो इदम न प्रवर्तेत। छे मुचादी नाम एक सूत्र है, क्या है, शे मुचादी नाम। मुचादी गण में जो धातुएं पठित है उनको नुम आगम होता है, श पर में रहते,
से सप्तमी का है, ठीक है ना। तो श पर में मतलब तुदादिभ्य श से जो श होता है ना, वो यदि पर में रहे तो मुचादि धातु तो क्या होता है, नुम आगम होता है, ठीक है ना। तो जैसे मुचलरी धातु है, मुचलरी, अरे गमलरी है ना, वैसे मुचलरी धातु है, उसमें लरी की तो उपदेश जननासिक से संज्ञा हो गई, लोप हो गया, मुच बचा है, क्या बचा, मुच बचा है। वो मुच धातु से आप ती ले आएंगे, अरे मुंचती बनाते हैं तो मुच धातु से ती ले आएंगे, ती लाए और तुदादिभ्य स से श विकरण हो जाता है बीच में, तो मुच श का अ बचेगा, मुच अति, ये बन गया ना, मुच अति ये बन गया, तो मुच अति ऐसा हो गया, मुच अति ये बन गया। अब आया सूत्र आपका शे मुचादि नाम, ये कहता है कि मुचादि धातु से पर में शे श पर में हो तो नुम होता है, तो मुचादि गण में मुच आती है, पहली है, ठीक, उसको नुम हो जाएगा, श पर में है ही, तो नुम होगा, तो नुम कहाँ, नुम मतलब उसमें म की संज्ञा हुई है ना, तो मित हो गया, तो मित हो गया, तो अब ये परिभाषा सूत्र क्या कहेगा कि भाई ये जो अरे यही अर्थ किया ना, अचह में पंचमी करके अभी क्या अर्थ किया कि मित जो होता है वो अंतिम अच से पर में होता है, तो यहाँ मुच में देखिए अंतिम में कौन है, चकार है, तो फिर अंतिम अच मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला, तो यहाँ पर कहाँ लगेगा वो मितचोन त्याग पर है, अरे अंतिम अच से पर में मित हो, अंतिम अच ही नहीं है यहाँ पर, अंतिम अच ही नहीं है तो कहाँ पर लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो वही कह रहा है, देखो सेम ऊंचा यदि ऐसा अर्थ करेंगे कि अंतिम अच से पर में हो, तो मुच में कहाँ अंतिम अच है भाई, अंतिम अच होना चाहिए ना, तो अंतिम अच तो है ना, यदि मुंह धातु होती तब कुछ समझा जाता है, मुंह धातु होती तो समझा जाता, लेकिन यहाँ तो कौन मुच धातु है ना, तो च कहाँ, वो अच कहाँ अंत में नहीं है, तो अंतिम अच से पर में मित होता है, तो ये नहीं लगेगा, तो ये नहीं लगेगा, तो ये वही कह रहा, तो कहाँ होने लगेगा, फिर आगे पीछे कहीं होने लगेगा, मतलब बाद में होने लगेगा, मुच के बाद में मान लीजिए नुम होने लगा, अथवा तो मुच के स्थान में होने लगेगा, ऐसा होने लगेगा ना। हाँ बोलो बोलो। इसमें जो श हुआ है ना, हाँ, तो वो मुझ का अवयव होकर मुझ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या? नहीं नहीं, अरे श के परे रहते मुच धातु, मुचादि गण में जो धातु है उसको नुम करता है, श के परे रहते, वो श तो तुदादिभ्य श से आया ना, वो धातु का अवयव थोड़ी ना है मुच, अरे मुचादि गण में तो मुच पड़ा है, स विकरण सहित थोड़ी न पड़े हुए हैं, विकरण थोड़ी न है वो पड़ा हुआ है, और वो तो परे रहते कह रहा है ना, स के परे रहते मुचादि धातुओं को नुम होता है, सूत्र इतना ही कहता है। अब कहाँ हो, तो अब तो आपका मिदजोन त्याग पर लगेगा नहीं ना वहां पर, अरे वो कहता है अंतिम अर्थ पहले मिले तब जाओ, उसका लिंग तो मिलना चाहिए, वहां में कुछ मिल ही नहीं रहा, मतलब कि मित तो है लेकिन अंतिम अर्थ है नहीं है, वहां पर अंतिम अर्थ नहीं मिल रहा है ना, वहाँ कहाँ करेगा वो अंतिम अर्थ से पर में मित, ये सब नहीं लगेगा, तो स्थान में होने लगेगा चाहे पर में होने लगेगा, हमको वस्तुतः करना कहाँ था, मुंह के बाद करना था, अरे अच के समुदाय में जो अंतिम अच ऊ है ना, अरे अच के समुदाय कौन है यहाँ, ऊ मुच में कितने अच है, एक ही है, तो वही मान लिया जाएगा समुदाय भी, ठीक है ना, व्यपदेशी भाव है ना, उसी को समुदाय मान लेंगे, उसका जो अंतिम अच, उसमें अंतिम अच कौन है, अरे वही अंतिम है, वही आदि है, एक ही है, तो उसमें क्या फिर इतना ज्यादा सोचना, वही अंतिम है, तो अंतिम अच से पर में नुम होता है ऐसा अर्थ कर देंगे, वो मित होता है, तो मुंह के बाद ऊ के बाद होने लगेगा ना, अरे ऊ के बाद होगा ना, तो नुम का न बचा, तो मुन च अति ये कर दिया, और न को अनुस्वार करिए, और अनुस्वार से यही परसवर्ण करिए, तो मुई चती ये रूप बन जाएगा ना, मुंचती बन जाएगा ना, तो वही बनाया है, ये तो हम बनाते कब, जब ये अचह षष्ठी मानेंगे, निर्धारण सब करेंगे तब होगा ना, वरना यदि पंचमी मान ले तो यहाँ मिदोचोन त्याग लगेगा नहीं है, मिदोचोन त्याग नहीं लगेगा तो यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं बनाएगा ना, तो मित नुम कहाँ होने लगेगा, पर में होने लगेगा, या तो स्थान में होने लगेगा, मतलब मुच के पर में होने लगेगा, अथवा तो मुच के चौक के स्थान में, अंतिम के स्थान में हो, चाहे पूरे के, क्या सब अंड बंड व्यवस्था हो जाती ना जी। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा हमें कौन मानी, हमने पंचमी न मान करके क्या माना,
षष्ठी मानी, वो षष्ठी निर्धारण षष्ठी माना, ठीक है ना। जब ये मान लिया तो अब अर्थ क्या हो गया, अचो के मध्य में जो अंतिम अच। अब यहाँ समुदाय के अंतिम में आए, हमें जरूरत नहीं है, अचो के मध्य में अंतिम अच होना चाहिए। तो देखिए मूच जो है उसमें एक ही अच है, तो वही अच का समुदाय भी कहा जाएगा। तो अचो के मध्य में जो अंतिम अच करके कौन अंतिम अच आएगा, मकारोत्तरवर्ती उकार आएगा, तो वही उकार आया, तो उसी के तस्मात् परः मित स्यात्, उसी के पर में मित हो जाएगा, तो उसी पर में हो जाएगा नुम, है ना, मित हो जाएगा, तो उसी के पर में हुआ, तो मु फिर नुम का न फिर च, मुन च, ऐसा बन गया ना, मुन च, फिर न को नष्टा पदांत से जली करके अनुस्वार करिए, अनुस्वार से यही पर सवर्ण करके पर सवर्ण करिए, तो चौक पर सवर्ण च के सवर्ण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ना, जैसा यहाँ वाला यहाँ, तो मुई चती ये बन जाएगा, मुई चती बन जाएगा ना। तो शका मिला दीजिए आगे ती, तो यही मुन चती रूप बन जाएगा। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना, लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो चलिए यही बात को ध्यान दीजिएगा, यही कहा इन्होंने, ठीक है। इसलिए क्या मानना पड़ेगा, अच में क्या है, षष्ठी अंतम। इसी बात को बताने के लिए दीक्षित जी ने, ये सब भ्रम न हो जाए किसी को पंचमी का, इसीलिए इन्होंने साफ कहा अत आह अच इति षष्ठी अंतम। लगा कि नहीं लगा? चलिए वही कहा, ठीक है। देखिए शेम ऊचादी नाम इत्यादो इदम न प्रवर्तते, इदम न प्रवर्तते मतलब अरे मिदचोन त्याग परः इति सूत्रम न प्रवर्तेत। क्यों न प्रवर्तेत? तत्र अंत्यस्य अचः अभावाद, वहाँ मूच में अंतिम अच है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर ये प्रवृत्त नहीं होगा। तो मुंचती इत्यादि रूप जो बनाने हैं वो नहीं बन पाएंगे। अरे च के बाद नुम होने लगेगा तो क्या बन जाएगा, मूच न ती, ऐसे सब विचित्र विचित्र बन लगेगा, मुंचती नहीं बन पाएगा। चलिए तो यही है, इसलिए यहाँ पर हमको क्या मानना पड़ेगा, अचः इति षष्ठ्यंतम। तो वही बात इन्होंने बताई, अतः आह अच इति षष्ठ्यंतम। लगा कि नहीं? और षष्ठी जी किससे हुई है तो आगे बता रहा है, सब कुछ पढ़ते जाइए। अतः आह अच इति षष्ठ्यंतम इति यतश्च निर्धारणम इत्यनेन इति शेषः। हाँ, यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से षष्ठी हुई है महाराज जी, ठीक है ना। चलिए और बाद में देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। यतश्च निर्धारण, यतश्च निर्धारण, निर्धारण षष्ठी सूत्र है, यतश्च निर्धारणम, बस इतना ही सूत्र है। हाँ, वो से षष्ठी से षष्ठी की अनुवृत्ति आती है तो षष्ठी षष्ठी जुड़ता जाता है। चलिए, लेकिन सूत्र इतना ही है, यतश्च निर्धारणम, ठीक है ना। तो और तो बाद में देखिएगा इससे षष्ठी हुई है, लगा कि नहीं। तो अब निर्धारण षष्ठी है, तो जैसे मनुष्याणाम में बहुवचन था, बहुवचन होना चाहिए ना, तो अतः एक वचन कैसे लिख दिए भगवान पाणी ने, तो वही आगे लिख रहे। देखिए क्या लिखा, एकत्वम अविवक्षितम। हाँ, अच में जो ये एकत्व हमने अरे एक वचन किया है ना, तो उसका अर्थ क्या होता है, एकत्व होता है ना, तो वो अविवक्षित है। वस्तु तो हमारे यहाँ बहुत्व में ही तात्पर्य है, तो अचाम, इसीलिए वृत्ति में अचाम लिख दिया, ठीक है ना। तदाह अचाम, देखिए तदाह, क्योंकि अचाम वरना कैसे लिख दिए, क्योंकि अच में जो सूत्र में तो अच एक वचनांत था, तो कैसे आपने अचाम कर दिया, तो वही लिखा कि अच इत्यत्र एकत्वम अविवक्षितम, यहाँ एकत्व में हमारा तात्पर्य नहीं है, ठीक है ना। अरे वहाँ कहा था ना रस्व ग्रहणम अविवक्षितम, उसी तरह का यहाँ पर भी है, तो अविवक्षितम तो बहुत्व में ही तात्पर्य है, ठीक है ना, तो बहुवचन में ही तात्पर्य है। इसी को ध्यान में रख के ये कहा तदाह अचाम मध्य इत्यादि ना, लगा कि नहीं। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, तो अचाम कर दिया, तो अचाम में निर्धारण षष्ठी है। अब किसका निर्धारण कर रहे हैं, अचाम, तो कहा अंत्य का, अंत्य का, तो अचाम अंत्य, जैसे मनुष्याणाम ब्राह्मण, ठीक है ना, वैसे अचाम अंत्य, ठीक। अब अंत्य कौन होगा, अच ही होगा ना, तो आप लोग समझ के रखेंगे कि अचो के मध्य में जो अंतिम अच, वही अचाम अंत्य। और फिर पंचमी था ना, तो यह अंत्यात में, तो आगे तस्मात् करके अलग से जोड़ दीजिए, तस्मात् परः मित् स्यात्, ठीक है ना, उसी के पर में मित होता है। चलिए चलिए चलिए, अब बढ़ते जाइए आगे समझ में। अच्छा, इत्येकत्वम अविवक्षितम, हाँ, तदाह अचाम मध्य इत्यादि ना। हाँ, चलो चलो, अंतावयव इति। प्रश्न होगा ना आप लोगों को कि ये तस्यैव अंतावयव, ये अर्थ कहाँ से आ गया। चलिए बाकी का तो समझ में आया
ये सब निर्धारण षष्ठी किया है तो उसी का ये मध्य वध्य ध्यान दीजिएगा, वो स्पष्ट करने के लिए लिख दिया, ठीक है ना, वरना ये मध्य वध्य नहीं लिखता। अरे मनुष्याणाम मध्य ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे तो स्पष्ट हो जाता है। मनुष्याणाम ब्राह्मण वो गधों के लिए ये सब लिखा जाता है, बाकी मनुष्याणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ सब समझ ही जाते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ भ्रम न कर ले कि ये शेष षष्ठी है, तो ये सब भ्रम, इसलिए मध्य लिख रहता है कि आप समझे कि भाई ये निर्धारण है षष्ठी है, ठीक है ना, तो वही इसीलिए मध्य लिखा है, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये मत समझिए कि मध्य कहाँ से ले आए और अनुवृत्ति कैसे अर्थ बना दिया, ये सब मत करिएगा, वो स्पष्टता के लिए कर दिया है, वरना सूत्र से तो इतना ही निकल रहा है। देखो मैं बोलता हूँ, अचाम अंत्यः तस्मात् परहम स्यात्। अचाम अंत्य मतलब अचो के मध्य में जो अंत्य वो अच ही होगा, और तस्मात् परह उसी से पर में मित होता है। बस इतना ही आ रहा है, बस वही बात लीजिए। अब प्रश्न आएगा तस्व अंतावयव, ये सब कहाँ से आ गया, तो उसका प्रतीक लेके लिख रहे, देखिए अंतावयव इति। हाँ चलो, अंतावयव इति एतच्च आद्यन्तौ इत्यतः अंतग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते। हाँ लगा कि नहीं, अंतावयव कहाँ से लभ्यते, तो आद्यंतों में से, आद्यंतों टकितों से किसकी अनुवृत्ति लाएंगे, अंत की, तो उसका अंत ग्रहणानुवृत्तिया इदम लभ्यते, ये लाभ हो जाएगा। तो अंत स्यात् ये अर्थ आ जाएगा, अंत मतलब अंतावयव स्यात्। अब किसका अंतावयव होगा, तो तस्यैव अंतावयव, अंत्य अच का ही अंतावयव हो जाएगा। अरे उसी के पर में कर रहे हैं ना, अंतिम अच के पर में, तो वो अंतिम अच का ही अंतावयव हो जाएगा, है ना, तो उसी तरह का। चलिए, एतच्च आद्यन्तौ इत्यतः अंतग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते। पढ़ो ना आप जल्दी, अब आधा घंटा लगा था, पागल तरीका। आद्यंत शब्दैक देशस्य अंत शब्दस्य तन्मात्रे स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलेन अनुवृत्ति संभवात्। हाँ चलिए, तो ये कह रहे हैं आद्य, हाँ ये प्रश्न था कि वहाँ पर पंडित जी आद्यंतो था ना, अरे आद्यंतो था तो आप केवल अंत्य को कहाँ से उठा के ले आए, अंत शब्द को, हैं, समस्त रूप था ना, तो समस्त आना चाहिए, या तो कुछ नहीं आना चाहिए। कहाँ से आप एक को ले आए, केवल अंत को ले आए, तो एक देश को कैसे ले आए, तो वही उत्तर लिख रहे, ठीक है ना। आद्यंत क्या लिखा, आद्यंत शब्दैक देशस्य, आद्यंत शब्द था ना, आद्यंतो था ना, उसका एक देश कौन, अंत है। अरे आदि भी है अंत भी है, यहाँ पर अंत है, तो आद्यंत शब्द का जो एक देश अंत शब्द है उसी को केवल लाए, क्यों लाए, तन्मात्रे स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलेन अनुवृत्ति संभवात, उसी के ऊपर स्वरितत्व की प्रतिज्ञा की गई थी, तन्मात्र, ठीक है ना, मतलब वही स्वरित। देखिए एक सूत्र आगे आने वाला है, परिभाषा सूत्र एक और भी है, स्वरितेनाधिकारः, ठीक है ना, क्या है, स्वरितेनाधिकारः। अरे जिसको स्वरितत्व की प्रतिज्ञा की गई हो ना कि यह स्वरित है, उसी का क्या होता है, अधिकार चलता है, ठीक है ना, उसी की अनुवृत्ति आती है, आगे जाती है। ऐसे ही मतलब ये अनुवृत्ति करने का भी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, वो परंपरा हम जानेंगे कि क्या ये जो आपका है वो स्वरितत्व प्रतिज्ञा की गई है, जैसे अनुनासिक्य में थी ना, अनुनासिक्य की प्रतिज्ञा कि भाई लण सूत्र स्थ अकार अनुनासिक, वरना वहाँ सुनाई तो कुछ अनुनासिक दे नहीं रहा, लण ही लिखा है ना, और लण ही सुनाई दे रहा है, वहाँ कोई वो तो है नहीं, तो अनुनासिकत्व की प्रतिज्ञा की जाती है ना। तो हम आचार्य सब लोग कट गए। अरे यार 1.5 घंटा हो गया, तो 1.5 घंटा, जल्दी करो अब। आप जिस व्यक्ति जी आगे चलिए, कहाँ पता नहीं क्या करते हैं आप लोग। तो चलिए वही सूत्र आने वाला है, स्वरितेनाधिकार, यही कह रहा था ना कि ये जो आपका है, ये थोड़ा आवाज धीरे तुम बोलो, कान में लग रहा है, करण थोड़ा धीरे मतलब करो, ये आवाज बहुत कान में, वो हेडफोन लगाए आज फट फट आ रही तुम्हारी आवाज, थोड़ा धीरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आ रही, थोड़ा धीरे बोलो। चलो, तो क्या हुआ आपका, ये स्वरितेनाधिकार,
तो स्वरित, ये जो आपका स्वरितेनाधिकार परिभाषा सूत्र, उसका अर्थ तो देखेंगे, लेकिन वो क्या कहता है कि भाई स्वरित तत्व की जिस पे प्रतिज्ञा की जाती है उसी का अधिकार होता है, ठीक है ना, कहने का तात्पर्य। तो आद्यंतोटकित्व में केवल अंत के ऊपर ही स्वरित तत्व की प्रतिज्ञा की गई है, मतलब आद्यंत अंत शब्द ही स्वरित किया गया है, ठीक है ना, मतलब स्वरित तत्व की प्रतिज्ञा की गई है, तो उसी की अनुवृत्ति आएगी, केवल आदि की नहीं आएगी, ठीक है ना। अरे आदि और अंत की दोनों की होती तब दोनों आता है, केवल आदि की होती आदि, लेकिन स्वरित तत्व प्रतिज्ञा केवल किसकी की गई है, आदि वो अंत शब्द की ही की गई है, इसीलिए केवल अंत शब्द का ही अधिकार आएगा, ठीक है ना। चलिए वही लिखा, पढ़ो। अंत शब्द से तन्मात्रे स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलेन अनुवृत्ति संभवात्। हाँ, अंत शब्द से अनुवृत्ति संभवात्, क्यों, क्योंकि तन्मात्रे स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलेन, क्योंकि उसी के उसी को क्या स्वरित किया गया है, स्वरितत्व की प्रतिज्ञा की गई है, ठीक है ना। तो चलिए, अरे स्वरितत्व की प्रतिज्ञा जिसकी की जाती है ना उसी की अनुवृत्ति चलती है, हर किसी की नहीं चलती, वरना कहेंगे टक्की तो क्यों नहीं आए यहाँ पर, हम क्या उत्तर देंगे। अरे स्वरित तत्व प्रतिज्ञा नहीं की गई इसलिए नहीं आया, क्या कहे, और कहाँ से जाने, तो परंपरा से जानेंगे कि किसका कौन स्वरित तत्व प्रतिज्ञा की गई किसकी नहीं की गई, अपने हाथ में थोड़ी है वो, ठीक है। चलिए, वो परंपरा से जो समझते आए वैसे ही समझना है। तो अंत का स्वरित तत्व प्रतिज्ञा की गई है तो उसी की अनुवृत्ति आएगी, तो अंतावयव स्यात् अर्थ लब्ध हो जाएगा, तस्यैव। अब किसका अंतावयव होगा तो वो लाभ हो जाएगा आक्षेपात कि भाई तस्यैव अंतावयव, मतलब अंतिम अच से पर में कहा ना, तो वही अंतिम अच का ही वो क्या हो जाएगा, अंतावयव हो जाएगा। चलिए, आया ना, आया। हाँ चलिए, पढ़ो। हाँ, आद्यंत शब्देक देशस्य अंत शब्दस्य तन्मात्रे स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलेन अनुवृत्ति संभवात्। हाँ चलिए, अनुवृत्ति संभवात्, ठीक, चलिए कर दिए। आदिग्रहणम अनुवर्त्य पराद इत्वा विपगमे तु वारिणी इति बहुवचने सर्वनाम स्थाने चातम बुद्धौ इति नान्तांगस्य विहितो दीर्घो न सिद्ध्येत्। देखिए ये क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, शंका समझिए, सीधा उत्तर लिख रहा है, ठीक है ना। शंका ये थी, आपने अंत का अनुवर्तन किया ना, और तस्य अंतावयव स्यात् ये कर दिया, तो ये क्यों किया आपने, वो लाए होते, क्या लाए होते। ये आवाज आ रही है भाई, मैं बंद करवा दूंगा सबको, ध्यान रखिए, आवाज नहीं मुझे बिल्कुल पसंद है, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। कहाँ से आ रही है आवाज, मेरे आगे तो नहीं आ रही। सबको बंद करवा दूंगा, सबका पाठ निकाल बाहर करेंगे, ये सब नहीं चलेगा इसमें। आवाज क्यों लगा के रखते, प्रतिदिन का हो गया आप लोगों का, तो थोड़ा ध्यान दीजिए ना। कहाँ पता नहीं नगाड़े बजते वहाँ बैठते हैं, शादी ब्याह में चले जाते क्या बीच बीच में। चलिए, क्या हुआ, तो ये कह रहा था कि आदि, हाँ, अंत शब्द का अनुवर्ती हो कि ये सब किया ना आपने। अब कोई शंका करने वाला ये कह रहा है कि आदि की अनुवृत्ति क्यों नहीं की। अरे आद्यंतोटकित्व में आदि की अनुवृत्ति कर लेते तब भी तो काम चल जाता, क्या समस्या थी। आद्यवयव स्यात् कर दिया होता, किसका आद्यवयव होगा, तो अब वही परस्य आद्यवयव ये कर देंगे अर्थ। जैसे देखिए दृष्टांत में देखा जाए, जैसे आपका क्या है, आपका वनानी कहा था ना, वनानी में ही समझिए, वन शब्द है, उसका आगे शी है, शी का ई है, तो वन अग्रे ई है। अब यहाँ पर आपका ये लगेगा नपुंसकस्य जलचः, ठीक, ये कहता है कि जलंत अजंत होता है, जलंत होता है, अजंत हो तो उसको नुम होता है, ठीक, तो नुम अजंत है वन शब्द तो उसको नुम होता है। अब कहा हो तो अचा मध्य अंत अज तस्मात् परः, अचों के बीच में मध्यों में जो अंतिम अच उससे पर में होता है, तो किसके पर में होगा, जो नकारवर्ती आकार है उसके पर में होगा, उसी के पर में होगा ना। अरे बाकी लोग है कि नहीं है इसमें, हाँ, तो उसके नकारोत्तरवर्ती आकार से पर में होगा, तो वह होगा तो वहीं पर, ध्यान दीजिएगा। तो इतना अर्थ तो वही रहा, लेकिन तस्य आद्यवयव अंतावयव स्यात् अर्थ था ना, अंतावयव स्यात्। अब अंत शब्द न लाके क्या कर देंगे, आदि कर देंगे, तो क्या अर्थ हो जाएगा, आद्यवयव स्यात्, यही अर्थ हो जाएगा ना, आद्यवयव स्यात् ये अर्थ कर देंगे। अब किसका आद्यवयव होगा ये प्रश्न होगा ना,
अरे आद्य वयव होगा तो किसका आद्य वयव होगा? तो अब आद्य वयव तो वो पर में जो सी है ना उसका आद्य वयव होगा, ये कर देंगे। अरे होना तो उसको बीच में ही है, अरे अंतिम अच्छे पर में ही उसको होना है, तो वहां न हो गया। अब किसका अवयव हो तो आद्य वयव हो, ये कह दिया। आदि की अनुवृत्ति लाके मिदोजोन त्याग पर में आद्य वयव हो, ये कह दिया। मित जो होता है वो आद्य वयव होता है। किसका आद्य वयव होता है? तो पर का आदि वयव होता है, हैं? अरे पूर्व का अंतावयव कहिए चाहे पर का आद्य वयव कहिए, एक ही बात हुई ना, एक ही बात हुई। अरे वन का अंतावयव कहिए चाहे ई जो है उसका आद्य वयव कहिए, रहना तो उसको वही है बीच में, उसमें कौन अंतर पड़ गया? तो वही कहने का आशंका करने वाले ने क्या कहा, आप आद्यंतो टकितो से अंत की अनुवृत्ति क्यों लाए, आदि की अनुवृत्ति ले आइए और आद्य वयव स्याति अर्थ कर दीजिए। तो कहेगा किसका आद्य वयव? तो वो पर में जो आपका है परस्य आद्य वयव, तो परस्य आद्य वयव स्यात् ये अर्थ कर दीजिए। तो यही अर्थ रखे ना, तो आपका काम तो चल ही गया, क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं होगा। यदि आदि की अनुवृत्ति लाके आद्य वयव स्यात् मतलब परस्य पर का आद्य वयव होगा, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो देखिए वन शब्द से आप नुम किए, नुम का न बचा है, ठीक। तो नुम मतलब अंतिम अच्छे पर में ही हुआ, तो वह न अग्रे न आगे ई है, ठीक। तो अंतिम अच्छे तो पर में कर दिया, लेकिन वो अब किसका अवयव है करण? वो जो शी है, शी सकारोत्तर इकार, उसका आद्य अवयव। अरे सकारोत्तरवर्ती इकार गधे सकी तो इत संज्ञा लोप हो गया, इकार ही बचा है वहाँ। क्या सकारोत्तरवर्ती इकार कर रहा है? इकार है उसका आद्य अवयव। हाँ, पर में जो इकार है सर्वनाम स्थान संज्ञक, उसका आद्य वयव हो जाएगा, यही अर्थ किया ना। अब देखिए समस्या क्या है कि स्थिति बनी वह न ई बन गए। अब सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो लगाइए, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो क्या कहता है? नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घ स्यात् कहता है ना, तो नान्त अंग होना चाहिए। ये नान्त अंग हुआ क्या? ये वन जो अंग हो रहा है कैसा अंग है? अजंत अंग है ना। अरे न को अवयव बनाया, किसका अवयव बनाया? आपके पर का आद्य वयव बनाया ना। अरे वन का अंतावयव तो नहीं बनाया ना, यदि अंतावयव बनाए होते तो नान्त कहा जाता है, लेकिन आद्य वयव बनाए हैं आप। तो नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घ स्यात् सर्वनाम स्थाने परे असंबुद्धो, सर्वनाम स्थाने परे एतदर्थक सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो लगेगा? नहीं लगता। तो वनानी बन पाएगा? न को आ को दीर्घ हो, अ को दीर्घ आ हो पाएगा? तो वनानी नहीं बनेगा, वननी ही बनेगा। क्या बनेगा? वननी ही बनेगा। अरे वनानी नहीं बन पाएगा। लगा कि नहीं लगा? लगा। तो ये दीर्घ नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आद्य वयव पर का आद्य वयव बनाना ठीक नहीं है। वो अभी तो क्या बनाना, अंतावयव करना ही जरूरी है, क्योंकि तभी वो क्या होगा, ये जो अंग है वो नान्त बन पाएगा। अरे उसी का अवयव होगा तभी तो वो नान्त होगा। तो नान्त हो जाएगा तो नान्त से उपधाया दीर्घ स्यात् करके वो दीर्घ करके वनानी बन जाएगा। इसी तरह वारिणी बन जाएगा। अरे वारी शब्द से वो सी का जस लाएंगे, जस को सी करेंगे, सी का ई बचेगा, तो वारी अग्रे ई है। अब इसी को भी अजंत अंग होने के कारण नुम हो जाएगा, तो वारी अग्रे नुम का न आगे ई है। अब यहाँ पर भी तो वारी का र को ई को जो रस्व है उसको दीर्घ करना है ना, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब का इसलिए पूर्व अंतावयव मानना ही उचित है, अंत की अनुवृत्ति लाके अंतावयव मानना ही उचित है। किसका अंतावयव होगा? तो तस्य जो अंतिम अच है उसका अवयव हो जाएगा। तो फिर भी प्रश्न आएगा कि भाई ये तो आपका अंतिम का हुआ, नान्त अंग कहाँ हुआ? अरे अंग का अवयव तो नहीं कह रहे, अंतिम अच का अवयव कह रहे हैं ना। तो क्या उत्तर दिया था उसके लिए गौरव? उसके लिए उत्तर दिया था कि अवयव समुदाय। हाँ, समुदाय अवयवो भवति, तो समुदाय का अवयव हो गया तो नान्त तो हो ही गया ना वो अंग। तो वारिण बन गया, तो उसकी उपधा को दीर्घ हो जाए तो वारी और न आगे ही है तो वारिणी बन जाएगा, गणत्व करके बन जाएगा। तो इसी तरह वनानी वारिणी ये सब बन जाएंगे, वरना दीर्घ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यदि आदि की अनुवृत्ति लाके आद्य वयव करेंगे तो। लगा कि नहीं? चलिए वही उत्तर दिया, पढ़ो। आदि आदिग्रहणम् अनुवर्त्य परादित्वाभ्युपगमे सुवारिणीति बहुवचने सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धौ इति नान्ताङ्गस्य विहितो दीर्घो न सिद्ध्येत्।
लगा कि नहीं? अरे आदि ग्रहण अनुवृत्ति लाएंगे, आद्यवयव हो, पर का आद्यवयव हो, ऐसा यदि अभ्युपगम करेंगे, स्वीकार करेंगे, परादित्व अभ्युपगमे, ठीक है ना, मतलब पर का आद्यवयव हो ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा? वारिणी इति बहुवचने, वनानी, वारिणी, जो भी लीजिए, ठीक, उसके बहुवचन में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, ये जो नान्त अंग को दीर्घ करता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नान्त अंग ही नहीं बनेगा ना। अरे वारी इकारांत अंग होगा, वन जो है वो अकारांत अंग होगा, नान्त अंग तो कोई नहीं हुआ। अब नुम है, बीच में नुम तो किया है, वो पर में ही हुआ है, वहीं पर हुआ है, लेकिन वो अवयव किसका है ये भी तो देखना पड़ेगा। आपने तो परादि का पर का आद्यवयव बनाया है, तो अंतावयव तो नहीं हुआ अंग का, तो नहीं हुआ तो नान्त अंग को दीर्घ नहीं हो पाएगा, तो वनानी, वारिणी ये सब नहीं बन पाएंगे। लगा कि नहीं महाराज जी? नहीं है क्या महाराज जी? चलिए लगा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आ गया ना समझ में, यही है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अरे अनुवृत्ति लाएंगे पंडित जी अंत की, और अंतावयव बनाएंगे, ठीक है ना, अंतावयव बनाएंगे, अंतावयव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो दीर्घ हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है, तो इसीलिए अंत की अनुवृत्ति लाए। लगा कि नहीं? लगा जी। चलो आगे क्या है, पढ़ लो एक बार ये आदि ग्रहणम अनुवर्त्य परादित्वाभ्युपगमे तु वारिणीति बहुवचने सर्वनाम स्थाने तासंबुद्धौ इति नान्तांगस्य विहितो दीर्घो न सिद्ध्येत। लगा कि नहीं लगा? हाँ चलिए यही है, ठीक। अरे थोड़ा घबराइए मत आप लोग, घबरा रहे ऐसा लग रहा है, घबराइए मत, परिभाषा सूत्र है भाई, थोड़ा मतलब बस वही बात को सही से कर रहे हैं, बस थोड़े स्थिति को ध्यान दीजिए, तो कोई कठिन नहीं है। कहाँ से अनुवृत्ति लाए, प्रश्न ये हुआ कि अंत की लाए तो आदि को ला के कर दिए होते, आद्यवयव कर देने से कौन सा मतलब नानी याद आ जा रही थी, रूप तो वही था, न तो बीच में ही होना था ना, अंतिम से पर में होता है तो कहा ही है। अब पर का आद्यवयव हो चाहे पूर्व का अंतवयव हो, क्या अंतर पड़ेगा, होना तो उसको बीच में ही है, तो ये कर दिए। तब उसने कहा कि नहीं भाई गड़बड़ हो जाती है, यदि ये पर का आद्यवयव करते तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, जो नान्त अंग को दीर्घ करता वो नहीं हो पाता, क्योंकि नान्त अंग ही नहीं मिलता, ये सब आपत्ति है, ठीक। चलिए यही है, तो घबराइए मत, कोई कठिन बात नहीं है, यही बात बता रहे। और परिभाषा सूत्रों में ऐसे विचार ही चलता है। चलिए आगे क्या लिखा है? अवक्तत्वेतु हाँ वहं लिह इत्यत्र वहा प्रे लिहः इति खसि अरुद्विषदन्तस्य मुम् इति मुनि तस्य मोनुस्वारः इति मान्तस्य पदस्य विहितोऽनुस्वारो न स्यात्। देखिए अब ध्यान दीजिए, अभक्तत्वेतु करके लिखना, ठीक है ना। अभक्त मतलब क्या? अरे जो भक्त न हो वही अभक्त होता है ना, अभक्त। तो भक्त मतलब अवयव है, भक्त मतलब यहाँ वो भक्त नहीं लेना आपको जो ताली बजाए आपके सामने बैठ के, है भक्त मतलब अवयव, ठीक है ना। अरे भाग अवयव भक्त ये सब होता है ना, तो भक्त मतलब अवयव, अभक्त मतलब अनवयव। अरे जो अवयव, जी मान देखिए इसमें तीन पक्ष चलता है, भाष्यकार ने विचार किया है इस सूत्र में, इसलिए सब टीकाकार इसमें सब उठा रहे, परादित्व वो अंत ये सब कर रहे हैं। देखिए तीन पक्ष ये है कि अंतावयव माना जाए इसको, है ना, अरे अंत की अनुवृत्ति लाके अंतावयव माने, आदि की अनुवृत्ति लाके पर का आद्यवयव माने, कि फिर किसी का अवयव न माने, अभक्त ही माने, अरे किसी का अवयव न माने, छोड़ दिए, ना पूर्व का अंत हो, मतलब ना उसका अंतावयव हो ना पर का आद्यवयव हो, कुछ नहीं, छोड़ दिया जाए, अपने अकेले रहे हैं, अपनी रोटी बना के खाए, ऐसा कर दिया जाए, इसको अभक्त बना दिया जाए, अनवयव बना दिया जाए, मतलब पूर्व का ना तो अंत बनाया जाए और ना पर का आद्यवयव बनाया जाए, अभक्त रहने दिए। तीन पक्ष है, तो मैंने आपको परादि पर का आद्यवयव मानेंगे तो दोष बता दिया, कहा दोष बताया? अरे आद्यवयव मानेंगे पर का तो कहा दोष आया? दीर्घ नहीं होगा। हाँ बस ये उत्तर बोलो, किसी को नहीं आया बोलना, ये ध्यान दो, बनाने में सर्वनाम स्थाने चाहे संबुद्ध से दीर्घ नहीं हो पाएगा, क्योंकि नान्त अंग मिलेगा नहीं, वो पर का आद्यवयव है, तो नान्त अंग नहीं हुआ तो दीर्घ नहीं होगा, बस इतना ही उत्तर दीजिए, ठीक। इसलिए पर का आद्यवयव नहीं मान सकते। अब एक पक्ष रह गया, यदि अनवयव मान लिया जाए, ना पर का आद्यवयव माने ना उसका अंतावयव माने,
अपने अकेला पड़ा है बीच में। केवल इतना ही अर्थ कर दीजिए कि भाई क्या कर दिया जाए कि भाई अंतिम अंशों के मध्य में जो अंतिम अंश है उससे परमेय होता है। अब बस किसी का अवयव अवयव की कोई बात ही नहीं, अनवयव अभक्त होता है, ठीक है ना, किसी का अवयव नहीं, ये पक्ष मान लिया जाए। आवाज आ रही है कि मेरी आवाज 2 बार आ रही है? नहीं आ रही है आवाज, आती सही से आ रही ना? हमको एक बार आती है। हाँ चलिए 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 कोई बात नहीं, ठीक। अब क्या कह रहा हूँ ध्यान दीजिए कि अरे नहीं आवाज आ रही है, मुझको तो लग रहा है ऐसा कि मेरी आवाज दूसरी बार आ रही है। एक बार काट के करो, एक बार करण काट के करो। हाँ तो ये बता रहा था कि यहाँ पर भाष्यकार ने 3 पक्ष कहे हैं कि भाई ये जो मित है तो इतना अर्थ तो निर्धारित है कि भाई अचा मध्य योन्त्य अच तस्मात् परः मित स्यात्, इतना फिक्स है, ठीक, उसमें कुछ फेरबदल नहीं करना है आपको। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना अंतावयव स्यात्, तो वो सिद्धांत पक्ष है जो दीक्षित जी ने लिखा है, सिद्धांत कौमुदी है ना, तो सिद्धांत ही लिखेंगे। लेकिन वहाँ विचार 3 प्रकार से किया गया। आदि की अनुवृत्ति लाके आद्यवयव स्यात् ये किया जाए, अंत की अनुवृत्ति लाके अंतावयव ये किया जाए कि किसी की अनुवृत्ति न लाके अभक्त रहने दिया जाए, अनवयव रहने दिया जाए, हैं। तो आदि की अनुवृत्ति लाके आद्यवयव किया जाए तो उसमें तो समस्या समझ में आ गई आप लोगों को, है ना, जो कि बाल मनोमाकार ने बताया। अब जो आ रहा है वो कह रहे अभक्तत्वेतु, मतलब अनवयव मान लिया जाए, न आद्यवयव न अंतावयव, ठीक है ना, कुछ न माना जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए बता रहे, पढ़ो। अभक्तत्वेतु वहम लिह इत्यत्र वहा प्रे लिहः इति खसि और द्विषजन्तस्यमुम् इति मुमि तस्य मोनुस्वारः इति मान्तस्य पदस्य विहितो अनुस्वारो न स्यात्, ठीक है ना। चलिए ये कर दिया अभक्तत्वेतु। देखिए अब आई ये प्रक्रिया तो थोड़ी ध्यान दीजिए, सही से समझ लीजिए, ठीक है ना। वहम लिह ये बनाते हैं ना, अरे अभ्रम लिह, वहाँ भाष्यकार ने शायद अभ्रम लिह लिखा, तो वहम लिह भाष्य देखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा पूरा भाष्य। तो वहम लिह अभ्रम लिह ये सब है। तो वहम लेढी इति वहम लिह, विग्रह क्या होता है, वहम लेढी। वह किसको कहते हैं, स्कंध को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्कंध को। और एक कंधे को, कंधा होता है ना, उसको वहम कहते, तो वही वह है। तो वहम लेढी मतलब जो कंधे को चाटता है ना, बछड़ा होता है, जो वैसे बछड़े होते हैं जो कंधे को चाटते रहते हैं अपनी माता की या तो दूसरे उसके भाई बंधु बंधु बांधव जो भी हो, तो उन सबको क्या कहा जाता है, वहम लिह, ठीक है ना। अरे कंधे को चाटने वाले जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, वहम लिह, वहम लेढी थी वहम लिह, ठीक है ना, वहम लेढी। चलिए तो ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर वह उपपद पूर्वक लिह धातु है, लिह आस्वादन धातु है ना, वो लिह धातु से क्या करते हैं यहाँ पर, वहा भ्रे लिह एक सूत्र है। कौन सूत्र है, लिखा ये पूरी प्रक्रिया, कुछ आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह या तो अभ्र उपपद में रहते, लिह को क्या होता है, खस खस प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है, खस प्रत्यय होता है। लगा कि नहीं लगा, तो चलिए तो खस, खस में श की संज्ञा हो जाएगी, किससे होगी महाराज जी, उपदेश जनुनासिक श की। ये उपदेश जनुनासिक किसकी इत संज्ञा करता है, उपदेश जो होगा उपदेश अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात् न। अच में आपका श आता है क्या, नहीं आता, तो हलन क्यों, सीधे है भाई, अंतिम हल की इत संज्ञा होती है उपदेश में, तो अंतिम हल तो है। अब आप भी मतलब इत संज्ञा में भी अभी अटके हुए हैं, तो स की इत संज्ञा हो जाएगी लोग। इसी तरह ख की भी होगी, ख की किससे होगी बता गौरव, लशक व तद्धिते, ठीक है ना, तो वही है प्रत्यय के आदि में लशक कु क वर्ग, तो क वर्ग में ख आ गया तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो लोप हो जाएगा उसका भी। तो क्या बच गया खस में से, अ बच गया, ठीक है ना, तो अ ही बचता है, ठीक। ये खित भी कहा जाएगा, शीत भी कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे खस में श की इत संज्ञा हुई इसलिए शीत है वो खस, और ख की इत संज्ञा होती है इसलिए खित है, खित भी कहा जाता है शीत भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों की जरूरत पड़ेगी।
लगा कि नहीं? तो स्थिति क्या बनी? कहने का तात्पर्य वह उपपद पूर्वक लिह धातु से क्या किया आपने? खस किया, खस का अ बच गया, तो वह लिह अ ये बन गया ना, वह लिह अ स्थिति बनी। अब देखिए एक सूत्र आता है अरुर द्विषद जंतस्य मुम, अरुर द्विषद जंतस्य मुम, ये क्या करता है? मुम आगम करता है, मुम करता है, क्या करता है? मुम करता है। मुम में क्या बचता है? म की तो दूसरे वाला म की तो इत संज्ञा हो जाती, उकार उच्चारणार्थ होगा, ठीक है ना, तो वो भी हट जाएगा, तो केवल म ही बचता है, ठीक है ना, मुम में म ही बचता है। तो म इत संज्ञा हुई कि नहीं हुई? तो ये मुम जो है वो मिट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो बस मुम करता है। अब किसको करता है? तो ध्यान दीजिए, अरुर द्विषद जंतस्य मुम, अरुष अरुष, अरे ये सब गिना, द्विषंतपः, तो द्विषत ये सब शब्द है, और अरुत ये कौन कौन कर दिया है? अरुत अरुर द्विषत, ये दो हो गए, एक अजंत हो गया। अजंत जो होता है उसको भी अजंतस्य मुम स्यात्, तो यहाँ अरुत या तो द्विषत तो नहीं है ना वह हम लिया में, लेकिन वह जो है वो कैसा अजंत है कि नहीं है? वह जो है वो अजंत है कि नहीं है? तो अजंत को मुमागम होता है, कब होता है? खिदंत परे रहते हैं। कैसा परे रहते? खिदंत परे रहते। खित, खित कौन हो गया? खस हो गया, और वो अंत में जिसके ऐसा वो लीह धातु से किया था ना, तो लीह धातु से जब किया तो वो कैसा? खिदंत हो गया ना। अरे खिद हो अंत में जिसके वो खिदंत कहेंगे, तो आपका जो खस प्रत्यय वो तो खित हो गया, लेकिन वह लिह और ये जो खस का अ ये क्या हो गया? खिदंत हो गया ना। अरे खित है अंत में जिसको खिदंत हो गया, उसके पहले रहते अजंत को क्या होता है? मुम होता है। तो मुम हो जाएगा तो अजंत को मुम होगा, मतलब किसको? वह को मुम हो जाएगा। अब वह को मुम होगा, ये कहाँ किया जाए? तो कौन बताएगा अब? अरे मुम मीठ है, कौन बताएगा कहाँ पर किया स्थान में किया जाए? आज मध्य में किया है क्या? मिदोचोन त्याग पर, हाँ ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पर होगा भार्गव, तुम बताओ अपने से, वह में कहाँ पर होगा? बीच में, पूर्व में, अंत कहाँ होगा? वह में जो हकारोत्तरवर्ती अकार है, अकार के बाद में होगा, अकार के पर में होगा, ठीक है ना। बात की अपेक्षा पर बोला करो तो समझ में आ जाए, तो पर में होगा, ठीक है। तो वही कर दिया। अरे अचो के मध्य में अंतिम अच, अरे अच यहाँ दो है, वकारोत्तरवर्ती अकार, हकारोत्तरवर्ती अकार। ये अचो के मध्य में जो अंतिम अच कौन? हकारोत्तरवर्ती अकार, उसके पर में क्या होता है? मुम होता है। अंतिम अच से पर में मुहित होता है, तो अंतिम अच से पर में होगा, तो वह के बाद में हो जाएगा ना। तो क्या स्थिति बनेगी करण? वह म लिह, लिह ये बन गया ना, वह म लिह। ये म हल है ना, म है ना, मुम का म बचा, उकार तो चला गया, तो म हल है, तो वह म। तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ? वह म वहम लिह, ये हो गया ना। अब यहाँ म जो है आपका, इसको क्या करेंगे? अरे वहम लिह अनुस्वार घटित बनाना है ना, कौन सूत्र लगेगा? मोनुस्वार। ये क्या कहेंगे? मांतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात्, ये कहता है ना। अरे मांत पद को जो मांत पद में म को अनुस्वार करता है ना, मांत पद होना चाहिए। तो मांत पद है क्या यहाँ? वहम कहाँ है? अरे ये म तो आपने कहा ना अनवय होता, अभक्तत्व बात चल रही है ना। अच्छा। अरे अंतावयव आद्यवयव कुछ नहीं माना, बीच में अकेला अनवयव के रूप में पड़ा है। जब पड़ा है तो मांत पद हुआ क्या? मांत पद नहीं हुआ, तो मांतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात् अली ये तदर्थक जो मोनुस्वार सूत्र है, ये लगेगा क्या? अनुस्वार कर पाएगा? नहीं तो अनुस्वार नहीं होगा, तो वहम लिह है जो अनुस्वार घटित रूप है ना, वो नहीं बन पाएगा, मकार घटित ही बनेगा। बोपर है, हाँ, तो मकार घटित ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए, वो अनुस्वार घटित नहीं बन पाएगा, हमको तो अनुस्वार घटित बनाना था ना। हो ठीक, चलिए चलिए। अभक्तत्वेतु वहम लिह इत्यत्र वहा प्रे लिह इति खसि अरोद्दिशत् इति मुमि तस्य मोनुस्वारः इति मांतस्य पदस्य विहितो अनुस्वारो न स्यात्। लगा कि नहीं लगी पंक्ति? हैं? अभक्तत्वेतु मतलब अनवयवत्वेतु, यदि उसको अवयव न माना जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे
हाँ, अनुस्वार घटित अनुस्वार नहीं हो पाएगा, ठीक। जो मुम का म है उसको, क्योंकि मांत पद नहीं हुआ है ना, इसलिए नहीं होगा। लगा कि नहीं? चलिए बस यही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अनुस्वार नहीं हो पाएगा, यही आपत्ति थी, ठीक। चलिए, तो मतलब दोनों पक्षों में दोष आया ना। पराधिवत भाव पर का आद्यवय मानेंगे तब भी दोष, तब क्या दोष दिया गौरव? तब उससे दीर्घ नहीं हो पाएगा, क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? क्या संबोधन है पूछ रहा है, क्या कहते हैं? दीर्घ नहीं हो पाएगा। कहाँ दीर्घ नहीं हो पाएगा? पूरा बोला करो। और दीर्घ क्यों नहीं होगा? जहाँ पर वो मिल जाएगा वहाँ पर हो जाएगा ना। जहाँ पे आद्य मानेंगे। हाँ, ध्यान दो यार। अरे राजा में तो हो जाएगा ना, वहाँ क्या समस्या है? वहाँ तो राजन शब्द स्वयं सिद्ध था ना। तो ऐसे मत कहा करो कि सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों से दीर्घ नहीं होगा। राजन में तो हो जाएगा। अरे नाम तो है ही वहाँ पर, तो नौ पहले से था, वो नुम आगम करके थोड़ी ना आया है। राजन शब्द था ना, वहाँ तो उपधा को दीर्घ राजा बन जाएगा। तो ये कोई आपत्ति थोड़ी नहीं हुई, सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों से दीर्घ नहीं होगा। अरे वनानी वारिणी ये सब में नहीं हो पाएगा, ये कहो, क्योंकि नाम तो नहीं मिला। चलिए सही से बोला करो, अब गड़बड़ हो जाती भाई। अभी संज्ञा प्रकरण खत्म हो गया, अब ये सब नहीं चलेगा। थोड़ा अंड बंड बोल रहे हैं, सही से बोला करिए। तो क्या हुआ? तो ये आपत्ति आई, दीर्घ नहीं होगा। और यदि अनवयव मान लिया जाए तो करण क्या समस्या आएगी? यदि अनवयव मान लिया जाए तो वह यहाँ पर जो मुम का जो मकार है उसको मुनुस्वार से अनुस्वार नहीं होगा। हाँ ठीक है ना, बस इतना ही कहो। तो ये आपत्ति, इसलिए क्या मानना पड़ेगा? अंतावयव मानना पड़ेगा। तो आज अंतावयव ये सब अर्थ कहाँ से लाएंगे? तो अंत की अनुवृत्ति लाएंगे, है ना, एक देश की। और उसको क्या करेंगे? अंतावयव स्यात्। अब किसका अंतावयव होगा, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो आपने किसका कहा था? अंत्यस्य अंतावयव, यही कहा था ना। अरे तस्य करके अंत्यस्य अंत्य को ही लिया था ना, तो वही लिखा। तो चलिए, ये तो आपने कहा। बाल मनोरमाकार क्या कह रहे, पढ़ो। वस्तुतस्तु यस्य समुदायस्य मिद विहितः तस्य अचाम मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्य समुदायस्य अंतावयव इति व्याख्येयम्। हाँ, ये कह रहे, देखिए तस्य बराबर क्या ले रहे? समुदाय। तस्य बराबर क्या लिखा? तस्य समुदायस्य, ये लिखा ना। अरे वस्तु तस्तु करके पहले अर्थ बता दिया कि इस तरह से अर्थ किया। यस्य समुदायस्य मिद विहितः तस्य अचाम मध्ये, उस समुदाय के जो अच है उनके मध्य में जो अंतिम अच है उससे पर में मित होता है, यही अर्थ किया ना सूत्र का। अरे अचो के मध्य में जो अंतिम अच है उससे पर मित होता। अब तस्य बराबर किसको लेना है? तस्यैव अंतावयव का ना। तो हम लोग तो तस्य करके किसको ले लिए गौरव? तस्य बराबर अंत्य कहे थे ना, तत्पद से अंत्य को लिए थे कि अंत्य का वित हो। फिर वो समुदाय का कैसे हो जा रहा था? तो हम लगा रहे थे कि अवयवा अवयवा समुदाय अवयवो भवति, ये सब कर रहे थे ना। तो बाल मनोरमाकार क्या लिख रहे हैं, देखिए उन्होंने सीधे कह दिया तस्य बराबर समुदायस्य अंतावयवः, ठीक है ना। अरे तस्य समुदाय, वो समुदाय का ही अंतावयव होगा। तत्पद से समुदाय को ही लेना है, ठीक है ना। तत् से समुदाय को ही लेना, हम लोग अंतिम को ले लिए थे ना। तो वही लिख रहा है कि समुदाय को ही लेना है। तस्य मतलब समुदायस्य, लगा कि नहीं? तो चलिए उस समुदाय का तो सीधे अब इनको ये नहीं लगाना पड़ेगा अवयव अवयव समुदाय अवयवो भवति, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, सीधा समुदाय का ही अंतावयव माना ना। हाँ, तो समुदाय से अंतावयव भवति अर्थ कर दिया। तो क्या अर्थ निकला? अचाम मध्ये योन्त्यः अंत्यः तस्मात् परः मिथ्यात्, ठीक। और तस्यैव अंतावयवः, तस्य मतलब अब भार्गव बाल मनोरमाकार क्या कह रहे हैं? तस्यैव मतलब समुदाय, हाँ, जिसको विधित किया गया है मित, उसके समुदाय का ही अंतावयव होगा। अरे आद्यंत टकितों में जैसे किए थे ना यस्य विहित, उसी तरह का ये यहाँ पर भी कर देंगे। तस्यैव मतलब जिसको विहित किया गया उसी को करेंगे। अब लगा कि नहीं? चलिए, तो तस्यैव मतलब समुदायस्य अंतावयवः इति व्याख्येयम्, ये कर दिया, ठीक। अब पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं? तस्य से समुदाय क्यों ले रहे हैं? अंत्य को लेना चाहिए ना, अंत्य से। अरे पूछ के पूर्व में अंत्य ही तो था।
अंत्य तस्मात् परः मित् स्यात् तस्यैव अंत। तो पूर्व में अंत था तो अंत को लेना चाहिए ना, जैसे गौरव ने कहा था। तो कह रहा है कि नहीं, ये समुदाय को ही लेना उचित है, क्योंकि भाष्यकार ने क्या कहा है, देखो क्या लिखा, अतएव समुदाय भक्तो मित् इति भाष्यं संगच्छते। हाँ, भक्त मतलब अवयवः, तो समुदायावयवः मित् इति भाष्यं संगच्छते। समुदाय का अवयव मित होता है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। तो यदि आप तस्य करके अंत्य लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तब तो अंत्य का अवयव होता, ये अर्थ आया ना। लेकिन भाष्यकार क्या लिखे, समुदाय भक्तों में, समुदाय का भक्त है। भक्त मतलब वो वाला भक्त नहीं, अभी बताया मैंने आपको, ताली बजाने वाला है ना। भक्त मतलब अवयव। चलिए ध्यान रखिए, समुदाय भक्तों में, ठीक है ना। तो समुदाय भक्तों में इति भाष्यम संगच्छते, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुदाय का ही अवयव माना जाएगा। तो यही ले लीजिए। लेकिन देखिए, ये अब इन्होंने अपना मत रख दिया, आप लोगों को लग गया कि नहीं लग गया बाल मनोरमाकार का, कि तस्य करके समुदाय से लेना है। लेकिन देखिए, यदि अंत्य लेते हैं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अरे अवयव समुदाय का अवयव तो हो ही जाएगा ना। यदि अंतिम का अवयव कह रहे हैं तो समुदाय का अवयव हो ही जाता है ना। अभी आपको परिभाषा वो बताया तो सही है ना, अवयवावयवः समुदायावयवो भवति। क्या बोले महाराज जी, अवयवावयवः समुदायावयवः भवति। समुदायावयवो भवति, अवयव का जो अवयव होता है वो समुदाय का अवयव हो ही जाता है। तो भाष्य हमारे मत में भी लग जाएगा गौरव है। यदि अंतिम अवयव का वो कहते हैं तो हमारे मत में भी तो भाष्य लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। तो कोई वो भाष्य के अनुरोध से आप मतलब ये सब हमको मत समझाइए कि तस्य करके समुदाय से लेना, ठीक है ना। लेकिन चलिए, अब उनका कहना है तो कह दिया, लेकिन वो भी चलेगा और समुदाय को ले ले तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगा अवयव, ये ध्यान दीजिएगा, आद्यवयव वाला खंडित कर दिया और अभक्त वाला पक्ष जो था अनवयव वाला वो भी खंडित कर दिया, यही अंतवयव वाला ही सिद्ध रहा। अब किसका अंतवयव हो गया, तो हम लोगों ने पहले से विचार करते आ रहे हैं, तस्य मतलब अंत्यस्य लिया था तो अंत्यस्य अवयव स्यात्, यही अर्थ होगा, है ना। तो बाद में करके नहीं, तस्य करके समुदाय से लेना है। अब समुदाय से लेंगे तभी भाष्य संगच्छते। कौन भाष्य, समुदाय भक्तों मित, मित जो होता है तो क्या होता है, समुदाय का अवयव होता है। ये भाष्य कब लगेगा, जब हम समुदाय का अंतवयव तस्य करके समुदाय से लेंगे तभी तो होगा। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया कि यदि अवयव वो अंतिम का अवयव करे ना तब भी बन पाएगा, क्योंकि अवयवावयव समुदाय अवयव भवति, लोक सिद्ध बात है। आप कह सकते क्या उंगली जो है वो हाथ का अवयव है तो शरीर का नहीं है, ऐसा कह सकते क्या? नहीं कह सकते हैं। तो इधर भी कहाँ कह सकते, अरे अंतिम का हो गया तो अवयव का हो ही गया ना। चलिए, और समुदाय का हो ही गया ना अवयव, तो हो जाएगा, तो कोई आपत्ति नहीं है। तो भाष्य भी लग गया। तो आप लोग दोनों ध्यान में रखिएगा, समुदाय से कहे तब भी ठीक है, अंत्य से कहे तब भी ठीक है। चलिए पढ़ लो करण पूरा वस्तु तो। हाँ चलिए, भाष्यम संगच्छते लग गया ना। चलिए, हाँ। और दूसरा कि वो स्वयं कहने वाले हैं पंडित जी, ये दीक्षित जी, मूल स्वयं दीक्षित जी स्वयं कहने वाले, कहाँ पर, समासाश्रय विधि में। अरे समासाश्रय प्रकरण है ना, वहाँ मूलकार स्वयं बक्ष्यति, मूलकार स्वयं कहने वाले है। क्या कहने वाले हैं, तो वही लिखा है, पंक्ति आगे पढ़ो। समासाश्रय विधौ मूलकारस्य वक्ष्यति ये कहा है वहाँ पर समासाश्रय विधि में, आप लोगों को तो याद नहीं होगा कुछ, लेकिन वहाँ कहा गया है, क्या कहा है, अंगस्य नुम विधानात्। अरे अंग को नुम विधान होने के कारण तद भक्तो ही नुम, अंग का ही भक्त हो जाएगा, मतलब अवयव हो जाएगा। कौन, नुम, तो अंग का ही अवयव कहा ना, अंतिम का नहीं कहा, अंग का ही अवयव कहा। इसका मतलब तस्य से समुदाय से ही लेना उचित है, यही बात आई ना। हाँ, तो चलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब ग्रंथ लग जाएंगे हमारे मत में भी, मतलब तस्य करके अंत्य से ले तब भी सब लग जाएगा, है ना, क्योंकि उसका अवयव होगा तो अंग का अवयव हो ही जाएगा ना, तो लग जाएगा पंक्ति। सब उस मत में भी बिठा सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उनको रटने दीजिए, समुदाय से अवयव तो रहने दीजिए। हमारे यहाँ क्योंकि हम तस्य में क्यों आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि उसके पूर्व में अंत्य लिखा है, तो अंत्य में जाएंगे ना, तो सब उठा के थोड़ी कहीं से ले आएंगे। चलिए, क्या कह रहे थे, बोलो गौरव।
मैं यही कह रहा था कि बाल मनोरमा कांड ने कहा ना समुदाय से, हाँ। तो समुदाय से कहने से तो अंत की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो भी समुदाय से बन जाएगा। तो अरे समुदाय का कौन सा ये अवयव, समुदाय आद्य में अवयव, अंतावयव, अंत तो कहना ही होगा। अरे अंतावयव तो जी, कहना ही होगा, अंत के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अरे अंत नहीं आएगा तो कोई अर्थ ही नहीं होगा। अरे अंत आ रहा है तभी तो अंतावयव। अब किसका अंतावयव होगा ये बात है। तो समुदाय से अंतावयव कि अंत्यस्य अंतावयव, तो हमने कहा अंत्यस्य अंतावयव, तो वो कह रहे कि नहीं समुदाय से अंतावयव, क्योंकि भाष्यकार कह रहे समुदाय भक्तो मित, और दीक्षित जी स्वयं कह रहे हैं अंगस्य नुम विधानात् तद भक्तो नुम है। तो इससे क्या निकल रहा है, समुदाय का ही अवयव होता है। तो यही तस्य बराबर समुदाय से लेना ही उचित है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए लगा ना, और क्या पूछना है इसमें बोलो। बस यही गड़े। तो चलिए अर्थ निकला ना, समझ में आया कि नहीं करण? आया। हाँ मिदोजोन त्यात्पर है ना। ध्यान रखिए परिभाषा सूत्र क्या करता है कि अचवा अचा मध्य योन्त्य तस्मात् परः मिथ्यात्, ये अर्थ हो गया। और अंत की अनुवृत्ति लाएंगे तो अंतावयव स्यात्, वो मिथ जो है वो अंतावयव होगा। किसका अंतावयव होगा तो बता दिया आप लोगों को कि तस्य अंतावयव, तस्य मतलब समुदायस्य अंतावयव, ये बाल मनोरमा कांड ने कहा। तस्य से आप वो अंत्य को भी ले सकते हैं, तो अंत्य से अंतावयव, लेकिन तब आपको कहना होगा जरूर कि अवयवावयव समुदायावयवो भवति करके समुदाय का भी अवयव होगा। ठीक है ना। तो चलिए जी लग गया। हाँ ये कर दिया अंतावयवो मिथ्यात्, तो ये अर्थ हो गया आपका। हाँ तो ये परिभाषा निर्धारण करती है कि भाई ये परिभाषा करती क्या है, इसने क्या व्यवस्था की कि मिथ कहाँ पर होता है, अंतिम अर्थ से पर में होता है, तो के मध्य में जो अंतिम अर्थ है उसके पर में होता है। ठीक है ना। और दूसरा है कि उसी का अंतावयव होता है। ठीक है ना, उसी का अंतावयव होता है। ये कर दिया तो ये दो ये काम कर रहा है। ठीक है ना। तो सब आपको दृष्टांत भी बता दिए। तो नपुंसक से जलचः से मुचादि नाम में भी अब लग जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी ना। हाँ इसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिएगा ये। और दूसरी बात ये जो है ना विदुचन त्यात्पर, ये आपका प्रत्यय परस्त का भी बाधक है, ध्यान दीजिएगा। ये बाधक है प्रत्यय परस्त का, इसका भी बाधक। तो उसके प्रत्यय परस्त के अधिकार में रुधादिभ्य स्नम आया ना। अरे रुधादिभ्य स्नम, रुधादि गण पठितेभ्य धातुभ्य स्नम स्यात्, मतलब रुधादि गण में जो धातु है उनको स्नम होता है। अरे ऋणद्धि बनाते हैं ना, ऋणद्धि बना तो देखे वहाँ रुद्ध धातु है। कौन धातु है? रुद्ध धातु है। अरे रुधिर है ना, रुधिर धातु, उसका रुद्ध बचता है तो रुद्ध धातु है। तो रुद्ध धातु से जब लट लाएंगे, लट के सामने तिप कर दिया, तिप का ती बचा, तो रुद्ध ती ये बन गया ना, रुद्ध ती। अब यहाँ पर रुधादिभ्य स्नम से स्नम करते हैं, तो अब स्नम कहाँ किया जाए, है ना, रुधादि धातु से स्नम होता है। तो ये प्रत्यय परस्थ के अधिकार में है, तो पर में होता यही आएगा। तो रुधादि को नुम होता है मतलब पर में होगा, तो रुद्ध से पर में होगा, तो रुद्ध न ती ये बनेगा ना, रुद्ध न ती ये बनेगा ना। लेकिन उसने ये सूत्र आया आपका, इसने कहा कि भाई जो मिथ होता है वो अचों के मध्य में जो अंतिम अच है उसके पर में होता है। तो रुद्ध में कितने अच है? एक रेफोत्तरवर्ती उकार, उस यही अच का समुदाय करके इसी को ले लीजिए। ठीक है ना, व्यपदेशीय भाव है ना। और इसी का अंतावयव को अंतिम अच कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा उ, है ना। अंतिम अच करके कौन? उ ही आ जाएगा, तो उसके पर में होगा। तो जब उसके पर में होगा तो स्नम का क्या न बचता है, स और म तो चले जाते हैं, न बचता है पूरा, अकार अकार सहित न बचता है। तो कहाँ रू के उ के बाद हो गया ना, तो रू न ध, रू न ध टी, फिर सब अणत्वादि करके ऋणद्धि ये सब बना लेते हैं। लगा कि नहीं लगा? तो वहाँ रू के बाद न किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ वस्तुतः आ तो रहा था प्रत्यय परस्थ के अधिकार में, तो ध के बाद करना चाहिए ना, रू के बाद कहाँ कर दिया, रुद्ध के बाद करना चाहिए। अरे जिसको बीच किया उसके पर में करना चाहिए, आपने तो बीच में घुसाया ऊ के बाद, है ना। तो कैसे कर दिया? तो मिदचोन त्यात्पर उसका बाधक है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मिदचोन त्यात्पर उसका प्रत्यय परस्थ का बाधक है। और नपुंसकस्य जलचः में जो कहा था
वहां पर क्या था, अजंतस्य जलंतस्य नुमागम स्यात् ये कहा था ना, तो वहां पर अजंतस्य ये सब करते, अजंतस्य नुमागम सर्वनाम स्थाने पर है, तो अजंत को नुमागम होता है तो मतलब यहाँ कौन लग जाता, स्थान में हो जाता ना, षष्ठी स्थाने योगा प्राप्त था वहां पर, ध्यान दीजिएगा, अभी आने वाला सूत्र है, समझ जाएंगे बाद में, लेकिन षष्ठी स्थाने योगा के स्थान में प्राप्त था, उसको बात करके भी मित जो अंत्यात पर अलग गया, और इसने कहा कि मित जो होता है वो अंतिमत से पर में होता है, तो वहाँ अंतिमत से पर में हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, वनानी में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मनस शब्द आएगा ना, मनस शब्द, अरे मनः मनसी मनांसी ये सब करते हैं ना, तो मनस शब्द से जब बहुवचन में सी लाएंगे, जस के स्थान में सी करके ई बचेगा, तो यहाँ पर अब अंतर पड़ेगा, मनस अग्रे ई करेंगे। अब यदि यहाँ पर वो लग जाए, क्या करते हैं, मतलब अंतिम अच्छे पर में करेंगे तो कहाँ पर होगा, अंतिम अच्छे पर में नकारोत्तरवर्ती अकार से पर में करेंगे, ठीक है ना, तो मनन स ई, फिर उसको अनुस्वार आदि करके और उपधा दीर्घ करके मनान सी बन जाता है, अरे ऊपर अनुस्वार उसी का आया है नुम का, तो मन्नाम सी, यशांश सी, यशाम सी, ये सब बनता है ना। तो चलिए यही सब उदाहरण है, आप लोग देखते रहिएगा। कहने का तात्पर्य इतना है, मिदुचोन त्याज पर जो आपका सूत्र है ना, वो षष्ठी स्थाने योगा और प्रत्यय परस्त दोनों का बाधक है, ठीक है ना। आद्यंतो टकी तो किसका किसका बाधक था गौरव? आद्यंतो टकी तो केवल परस्य का बाधक, षष्ठी स्थाने योगा का बाधक था जी। अभी तुम निर्धारण कर लो पहले। नहीं, षष्ठी स्थाने योगा का बाधक था, परस्य तो नहीं बाधक था ना, लेकिन ये सूत्र ऐसा नहीं है ना, ये बाध्य सामान्य चिंता पक्ष यहाँ चलाते हैं। कौन पक्ष? बाध्य मतलब इसके क्षेत्र जो आएंगे सबको बात कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पुरस्ताद ये सब नहीं होगा, वो सबको बात लेगा जितने आएंगे। तो मिदचांत्यात पर, इसलिए देखिए रुदा दिव्य स्नम ये उसके अधिकार में था प्रत्यय परस, लेकिन ऋणद्धि बनाए ना तो मिदचांत्यात पर लगा है। तो ये भी ध्यान रखना है कौन सूत्र किसका बाधक होता है, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबका बाधक, प्रत्यय परस्य का भी बाधक है और किसका, षष्ठी स्थाने योगा का भी बाधक है। तो इसका अब लिंग क्या निकला, कहाँ पर ये परिभाषा लगेगी? तो मित देखा नहीं कि ये लगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। है मित, अरे मकार ईद किसी का मिला कहीं पर, मित मतलब हुआ, मित विधान कर रहा है कोई, तो वहां पर ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। ये जाके व्यवस्था कर देगा कि अचो के मध्य में अंतिम जो हो उससे पर में होता है, और तो उसी का अंता समुदाय का ही अंतावय होता है, ये कर देगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, मित इसका यही लिंग है, ठीक है ना परिभाषा। तो मित देख के जाएगी तो नुम स्नम ये सब में जाएगी, नुम करता स्नम करता है, मुम जो है वो सब में परिभाषा प्रवृत्त हो जाएगी, लगा कि नहीं, मित हो वहाँ पर। चलिए, तो ये हो गया मिदुचोन त्याग पर, पढ़ लो एक बार मूल, फिर आगे चला जाए जी। मिदुचोन त्याग पर अतः इति सत्यन्तम्, अतः मध्ये योन्त्यः तस्मात् परः तस्यैवान्तावयवो मिथ्यात्। ये कर दिया। और समझ में आया कि नहीं भार्गव? जी आ गया। हाँ चलिए, पाठ लगाइएगा, सरल है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा अच्छे से लगाइएगा, है ना, क्योंकि केवल अर्थ रटते रहेंगे नहीं होगा। कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ, ये परिभाषा कहाँ लगी, क्या कर दिया इसने जाके, ये सब अंतर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या परिभाषा सूत्र का प्रयोजन होता है। चलिए, ये विधि शास्त्र के उपकारक होते हैं सब, ठीक है ना, इसका लक्षण ही है इस तरह, उसमें लक्षण में सब आता है कि वो विधि शास्त्र का अर्थ बोध कराने में उपकारक होता है। और अपने देश में भी वाक्यार्थ बोध होता है, अधिकार सूत्रों की तरह ये नहीं होता है। अधिकार सूत्र जैसे होते हैं ना, अपने देश में कोई वाक्यार्थ बोध नहीं कराते हैं, उत्तर सूत्र में जाके ही कराते हैं। इस तरह का ये नहीं है आपका, ये अपने देश में भी वाक्यार्थ बोध करते हैं, है ना, और विधि सूत्रों के उपकारक होते हैं। विधि सूत्रों के वाक्यार्थ बोध कराने में ये क्या मदद करते हैं, मतलब उपकारक होते हैं। ये सब है ये परिभाषा सूत्रों का। चलिए, लगा कि नहीं? ये मिदुचोन त्याग पर हो गया। इसके बाद कौन आया? षष्ठी स्थाने योगा। चलिए, ये षष्ठी स्थाने योगा है, चलिए कर लिया जाए ना, समय है ना अभी। हाँ चलिए, अभी 11 बजा है तो हो जाएगा, एक एक करते रहेंगे तो कब होगा, थोड़ा देखिए ना। अभी
और ये बाल वर्णमाला इसलिए पूरी बतानी पड़ रही है क्योंकि कोई विषय छोड़ने लायक है।